एक ऐसी दुनिया जहां कहानियां सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, एक नई दुनिया बल्कि महसूस की जाती हैं, जहां कल्पना जिंदा होती है। यहाँ हर मोड़ पर है ड्रामा, पावर और राज। आप देख रहे हैं एनके नॉवल नरेशन, जहां शब्द बनते हैं आपकी दुनिया। ब्रिंग वर्ड्स टू लाइफ। अध्याय 541, जियो युक्सियु की पृष्ठभूमि। तीसरा अपडेट। रात में सूये और बाकी 6 लोग बातें करते हुए सड़क पर चल रहे थे। मू शेंगिंग ने सूये से कहा, बॉस, हमें हाल ही में एक व्यक्ति मिला है जो उस घाटी की छानबीन कर रहा है जहां भाभी रहती हैं। 40 साल से भी पहले सूये और मू शेंगिंग संयोगवश उस घाटी के पास एक मिशन पर थे जहां जियाओ युक्सियु रहती थी और वे कई दिनों तक उस घाटी में रुके थे। इसलिए मू शेंगिंग उस घाटी से परिचित था। 37 साल पहले सूये और शियाओ युक्सियु के सुपरिवार छोड़ने के बाद वह सूये को नहीं ढूंढ पाया, इसलिए वह सूये और शियाओ युक्सियु की उम्मीद में खास तौर पर घाटी में गया। वहीं रह रहे होंगे। अप्रत्याशित रूप से उसे कुछ नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने घाटी के पास स्थित गांव में रहने वाले बूढ़े झांग सहित कुछ बुजुर्ग लोगों से वहां की स्थिति पर नजर रखने में मदद करने के लिए कहा। उसने सोचा कि क्या सूये और जियो युक्सियु घाटी में लौट आए तो उसे तुरंत पता चल जाएगा। इस तरह वह सूये को देख सकता था। हालांकि पिछले कई वर्षों से उन्हें घाटी में रहने वाले बूढ़े झांग से कोई खबर नहीं मिली थी। जब वह कमरे में था तभी उसे बूढ़े झांग का फोन आया था। बूढ़े झांग ने उसे बताया कि हाल ही में कोई उस व्यक्ति के बारे में जानकारी और ठिकाने की तलाश कर रहा था जो घाटी में रहता था। जांच बेहद गोपनीय तरीके से की गई। बूढ़े झांग ने कहा कि उन्हें इसके बारे में हाल ही में पता चला था, इसलिए उसने तुरंत मू शेंगिंग को फोन किया। कुछ सवाल पूछने के बाद मू शेंगिंग ने बूढ़े झांग से कहा कि वह घाटी की जांच कर रहे व्यक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करे, लेकिन बहुत आक्रामक न हो और अपनी रक्षा करे। मू शेंगिंग ने फ़ोन रखने के बाद सूये से इस बारे में बात करने की योजना बनाई थी, लेकिन सूये उन्हें फ़ोन किया और खरीदारी के लिए बाहर जाने का सुझाव दिया। बाहर आने के बाद उसने सूये के सामने यह मामला उठाया, क्योंकि उस घाटी के बारे में जानने वाले भाई सूये को पहले से ही जानते थे। लौट आई है, इसलिए वे सूये के बारे में पूछताछ करने के लिए घाटी में नहीं जाएंगे। के ठिकाने। अब कोई घाटी में रहने वाले व्यक्ति की जानकारी और ठिकाने के बारे में पूछताछ कर रहा था। स्पष्ट रूप से सूये की नहीं बल्कि शियाओ युक्सियु की जांच करने की कोशिश कर रहा था। ये सुनने के बाद सूये ने भौहें चढ़ाकर शियाओ युक्सियु की ओर देखा और पूछा, पत्नी, ये लोग तुम्हें लेने आ रहे हैं। क्या ये तुम्हारे परिवार के सदस्य हैं? मुझे नहीं पता, लेकिन भले ही वे मेरे परिवार के सदस्य हों, मैं उनसे मिलना नहीं चाहती। बोलते समय शियाओ युक्सियु का चेहरा एकदम ठंडा था, क्योंकि सूये से मिलने से पहले वह हमेशा खुद को भेड़िया समझती थी। उसका पालन पोषण एक श्वेत मादा भेड़िया ने किया था, लेकिन जब वह 8 साल की थी तब श्वेत मादा भेड़िया की मृत्यु हो गई क्योंकि वह बहुत बूढ़ी हो गई थी। तब से वह घाटी में अकेली रहती थी। उसने लकड़ियाँ काटी, शिकार किया, जंगली सब्जियां और फल इकट्ठा किए, खाना पकाया, एक छोटी लकड़ी की झोपड़ी बनाई और जंगल में जीवित रहने के कौशल सीखे, इत्यादि। जब भारी बारिश के दौरान लकड़ी की झोपड़ी से पानी टपकने लगा तो उसने खुद ही उसकी मरम्मत की। संक्षेप में, सूये से मिलने से पहले वह घाटी में अकेले आत्मनिर्भर जीवन व्यतीत करती थी। जब उसे सूये मिली, जो शिकार के दौरान ऊपर की चट्टान से गिर गई थी, तब उसे एहसास हुआ कि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो उसके जैसे दिखते हैं। पहले उसका परिवार एक सफ़ेद भेड़िया था। जब वह छोटी थी तो वह 4 पैरों पर चलती थी। सफ़ेद भेड़िया माँ की मृत्यु के बाद उसे पता चला कि खड़े होकर 2 पैरों पर चलना अधिक सुविधाजनक है। तभी उसने इंसानों की तरह चलना शुरू किया। जिन दिनों सूये बेहोश थी, उन दिनों वह उत्सुकता से उसे देखती रही। उसने सूये की नाक, मुंह और कान को छुआ, वे सभी बिल्कुल उसी की तरह दिखते थे। जिज्ञासावश उसने चुपके से सूये की दवा बदलते समय उसके कपड़े भी उतार दिए, ये देखने के लिए कि क्या उसकी शारीरिक संरचना बिल्कुल उसकी जैसी है। अंत में उसने पाया कि कुछ स्थान बहुत अलग थे। वह बहुत जिज्ञासु थी, उसे यह अनोखी चीज़ लगी और उसने इसके साथ कुछ बार खेला भी। अंत में सूये के अचानक जाग जाने की आशंका से चिंतित होकर उसने जल्दी से उसे कपड़े पहना दिए। बाद में जब सूये की नींद खुली तो उसने हिचकिचाते हुए उससे पूछा कि उसके कुछ अंग उससे अलग क्यों हैं। बेशक उस समय वह जो भाषा बोल रही थी वह सूये द्वारा बोली जाने वाली मंदारिन से बिल्कुल अलग थी और सूये उसे समझ नहीं पा रहा था। हालांकि जब उसने सूये को इशारे करने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल किया, सूये समझ गया और उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। बाद में जब सूये अपनी चोटों से उबर रही थी तब उसने उसे पढ़ना लिखना सिखाया। धीरे धीरे दोनों संवाद करने लगे और सूये उसे बाहर की रोमांचक दुनिया के बारे में बताने लगी। उन्होंने उसे ये भी समझाया कि बाहर उसे किसी भी हालत में लापरवाही से किसी पुरुष के कपड़े नहीं उतारने चाहिए। उसके अलावा बाकी सभी पुरुष शैतान थे।
उस समय जियाओ युक्सियू बहुत आज्ञाकारी थी और सू ये की बात सुनती थी। उस समय सू ये की पारिवारिक स्थिति को सर्वोपरि कहा जा सकता था। अब ग्रैंड मास्टर सू ये का पारिवारिक प्रतिष्ठा में सबसे निचला स्थान है, लेकिन ग्रैंड मास्टर सू को इसमें मजा आता है। हाँ हाँ। बाद में जियाओ युक्सियू को पता चला कि वह एक अनाथ थी जिसे घाटी में छोड़ दिया गया था, इसलिए उसने कभी अपने परिवार को खोजने का विचार नहीं उठाया। क्योंकि जब दूसरे पक्ष ने उस बच्ची को, जो अब तक एक शिशु थी, इतनी दूरदराज की घाटी में छोड़ने की जहमत उठाई, तो जाहिर है कि उन्हें उसके जीवित रहने की उम्मीद नहीं थी। अगर व्हाइट वुल्फ मदर न होती तो वह भूख से मर जाती या दूसरे जानवरों का शिकार बन जाती। इसलिए अब भी ये जानते हुए कि जो लोग उसे ढूंढ रहे हैं वे संभवतः उसके परिवार के ही लोग हैं, वह उनसे मिलना नहीं चाहती। हालांकि जन्म का वरदान बहुत बड़ा होता है, लेकिन उस वरदान का कर्ज उस क्षण समाप्त हो गया जब उन्होंने उसे त्यागने और उसे अपने हाल पर छोड़ने का फैसला किया। उसके लिए वे लोग उसके परिवार के सदस्य नहीं हैं। उसके परिवार में केवल ये लोग शामिल हैं: व्हाइट वुल्फ मदर, सू ये, सू चेन, साथ ही उसकी 2 बहुएं, पोते पोतियां और ससुराल वाले। सू ये ने शियाओ युक्सियू को अपनी बाहों में भर लिया और थपथपाया। उसने अपने कंधे को छुआ और महसूस किया कि उसका शरीर थोड़ा कांप रहा है। वह जानता था कि शियाओ युक्सियू का परिवार हमेशा से उसके लिए एक कांटा रहा है और उसने कभी इस बारे में बात नहीं की। उसे डर था कि कहीं वह उसे चोट न पहुंचा दे। अप्रत्याशित रूप से वे अब भी उसे ढूंढने में कामयाब रहे। लेकिन सामने वाला पक्ष चाहे कोई भी हो, उनका परिवार मजबूत हो या कमजोर, वह हमेशा अपनी पत्नी के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। वह अपनी पत्नी द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय का बिना शर्त समर्थन करेगा। उसने शियाओ युक्सियू से धीरे से कहा, पत्नी, अगर तुम उन्हें नहीं देखना चाहती तो हम नहीं देखेंगे। इस पर सू ये ने मुंह शेंगिंग से कहा, बूढ़े झांग से कहो कि वह इस मामले को नज़रअंदाज कर दे, ऐसा दिखावा करे कि उसे कुछ पता ही नहीं है और कुछ न कहे। ठीक है बॉस, मू शेंगिंग ने सिर हिलाया। शियाओ युक्सियू के रवैये को जानते हुए मू शेंगिंग ने कहा, बॉस भाभी जी निश्चिंत रहिए। बूढ़े झांग की देखभाल मैं कर रहा हूँ। वह एक सेवानिवृत्त सैनिक हैं और उनका चरित्र बेदाग है। जब तक हम कुछ नहीं कहेंगे वह हमारे बारे में एक शब्द भी नहीं कहेंगे। बूढ़े झांग के अलावा गांव में हमारे बारे में और कोई नहीं जानता। सू ये ने सिर हिलाया। समूह ने खरीदारी जारी रखी। योजक चिन्ह। आज रात हीरोज कंपटीशन ऐप पर ऑनलाइन उपयोगकर्ताओं की संख्या 5 अरब से अधिक हो गई है। पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या 7 अरब से अधिक है। वैश्विक स्तर पर लगभग हर किसी ने एक खाता पंजीकृत किया हुआ है। आज रात ऐप पर सबसे चर्चित विषय इस बात की अटकलें हैं कि कल कौन जीतेगा और चैंपियनशिप जीतने के प्रबल दावेदारों के बारे में भविष्यवाणियां हैं। हालांकि प्रतियोगिता आधिकारिक तौर पर शुरू नहीं हुई है, लेकिन हीरोज प्रतियोगिता के विशिष्ट प्रतिभागियों के बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि उन्हें कल सुबह 7 बजे हीरोज प्रतियोगिता के यिंगजी टोकन का उपयोग करके प्रतियोगिता स्थल में प्रवेश करना होगा। और प्रतियोगिता स्थल में प्रवेश करने से पहले यिंगजी टोकन का लेन देन हो सकता है। स्वामित्व में बदलाव का मतलब है प्रतिभागियों में बदलाव। हालांकि जो लोग यिंगजी टोकन प्राप्त कर सकते हैं वे बेहद शक्तिशाली पारिवारिक पृष्ठभूमि से समर्थित हैं, इसलिए इस समय एक और बार इसका स्वामित्व परिवर्तन होने की संभावना केवल 0.00001% है। इसलिए कुछ लोगों ने पहले ही प्रतिभागियों के बैचों का खुलासा कर दिया है। अन्य लोगों ने आंकड़े संकलित किए हैं जिनमें मूल रूप से सभी 50 प्रतिभागियों की सूची दी गई है। यदि कोई विसंगतियां हैं तो वे केवल व्यक्तिगत स्तर पर हैं। अध्याय 542। सू चेन ने 6ठी कक्षा के प्रारंभिक चरण में सफलता प्राप्त की। चैंपियनशिप के सबसे प्रबल दावेदार सभी ग्रेट ईगल कंट्री से हैं, जिनमें हिल्टन परिवार के 6ठे रैंक के उन्नत मार्शल आर्टिस्ट एली हिल्टन भी शामिल हैं। हालांकि सू चेन ने पहले 5वीं श्रेणी की उन्नत शक्ति से एक उच्च स्तरीय ग्रैंड मास्टर को डरा दिया था और ऐप पर खूब सुर्खियां बटोरी थीं, लेकिन बाद में कई बेतुके पोस्ट सामने आए। आखिरकार प्लेटफॉर्म ने उन्हें हटा दिया और इस तरह के क्लिकबेट लेखों पर प्रतिबंध लगा दिया, जिससे सू चेन की लोकप्रियता में गिरावट आई। जिन लोगों को सच्चाई का पता नहीं था उनमें से कई लोगों का मानना था कि सू चेन ने वास्तव में किसी उच्च स्तरीय ग्रैंड मास्टर को डराया नहीं था। उन्होंने मान लिया कि वीडियो ध्यान आकर्षित करने के लिए बनाया गया था। फिर भी कुछ योद्धा जो उस समय मौजूद थे जब सू चेन के परिवार द्वारा ग्रैंड मास्टर की हत्या की गई थी, उन्हें सू चेन की ताकत पर भरोसा था। और जिन मध्यवर्ती ग्रैंड मास्टर्स ने उस रात सू चेन को एक ही वार में एक उच्च स्तरीय ग्रैंड मास्टर का सिर काटते हुए स्वयं देखा था, वे भी सू चेन की शक्ति में विश्वास करते थे। इसलिए सू चेन खिताब के दावेदारों में बनी रहीं, हालांकि उनकी रैंकिंग काफ़ी कम थी, 26वां स्थान। इस समय 5 बहनें फ्रिज को सू चेन के दरवाजे तक ले आई थीं, फिर सू जिहान के कमरे में इकट्ठा होकर अपने फ़ोन पर बातें करते हुए चिप्स खा रही थीं। जैसे ही सू यनुओं ने चैंपियनशिप की लोकप्रियता सर्वेक्षण में अपने पिता को 26वें स्थान पर देखा, वह गुस्से में बोली, आप लोग अंधे हैं। मेरे पिता इतने मजबूत हैं और आप उनके लिए वोट नहीं देंगे। बड़ी बहन, तीसरी बहन, चौथी बहन, छोटी 5वीं, इधर आओ और पापा के लिए वोट करो।
इस साल का विजेता निश्चित रूप से हमारे पापा ही होंगे। हम कहाँ वोट दें? सूजेहान और अन्य लोग सू यनुओं के चारों ओर जमा हो गए। वोटिंग पेज मिलने के बाद उन सभी ने सू चेन के लिए एक एक वोट डाला। मैं अपनी सहेलियों को भी पापा के लिए वोट देने के लिए कहूंगी, सू यूयू ने वोट डालने के बाद कहा। कुछ ही देर बाद उसने उत्साह से कहा, इस साल के ग्लोबल हीरोज कंपटीशन के व्यक्तिगत स्पर्धा में सट्टेबाजी का एक तरीका है, असली पैसों की शर्त। जीतने की संभावना उसी पोल पर आधारित है जो हमने अभी देखा। पापा के जीतने की संभावना बहुत ज्यादा है, 5 गुना ज्यादा। बड़ी बहन, छोटी बहन, छोटी बहन, छोटी बहन, छोटी बहन, क्या हमें शर्त लगानी चाहिए? पापा तो पक्का जीतेंगे, मुफ्त का पैसा। सुकेक्सिन अभिनय करने के लिए बेताब थी। चलो करते हैं, मैं अपने पापा पर अपनी सारी पॉकेट मनी दांव पर लगा रही हूँ। सूजेहान ने चेतावनी देते हुए कहा, जल्दबाजी न करें, जुआ का धंधा चलाना गैरकानूनी है। अगर हम पैसा कमाना चाहते हैं तो हमें इसे सही तरीके से करना होगा, न कि गलत तरीकों से। मैंने अभी अभी सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय द्वारा पोस्ट किया गया एक लेख आगे भेजा है कि रोज प्रतियोगिता के दौरान वे टूर्नामेंट का फायदा उठाने वाले जुए पर कार्रवाई कर रहे हैं। सू यूयू और सू केक्सिन ने लेख पढ़ने के बाद जाना कि इस तरह के टूर्नामेंट पर सट्टेबाजी में शामिल होना भी कानून के खिलाफ है। उन सभी ने स्पष्ट रूप से घोषणा की कि वे कभी भी नियमों या कानूनों का उल्लंघन नहीं करेंगे। जुआ खेलना मना है। पांचों बहनें आधी रात तक बातें करती रहीं। वे अब भी उत्साहित थीं क्योंकि मैच आधिकारिक तौर पर कल से शुरू होने वाले थे। सबसे बड़ी होने के नाते सूजेहान ने कहा, ठीक है, पापा की कल प्रतियोगिता है, इसलिए हमें पूरी तरह तैयार रहना होगा। सब लोग अपने अपने कमरों में जाओ, लाइट बंद करो, हमें 5:30 बजे उठना है। सू यूयू ने जवाब दिया, बड़ी बहन की बात सुनो, मैं सोने जा रही हूँ, सुबह मिलते हैं। सू यनुओ आज रात सू यूतों के कमरे में उसके साथ सोने गई। क्योंकि सू चेन का अगले दिन मैच था, इसलिए लड़कियां अपने कमरों में लौट आईं, नहा धोकर सीधे सो गईं। सू ये और बाकी लोग सुबह 3 बजे वापस आए। सू चेन के ऊपर वाले कमरे में बत्ती जलती देखकर तीनों परिवारों ने एक दूसरे को देखा और चुपचाप बिना कोई आवाज किए अपने अपने कमरों में चले गए। सुबह के 4 बजे लिनवानिक्सू ने हैरानी से कहा, पतिदेव, आपने कमाल कर दिया। ठीक उसी समय सू चेन ने एक उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट अपग्रेड कार्ड का उपयोग किया और सीधे 5वीं कक्षा के उन्नत स्तर से 6ठी कक्षा के प्रारंभिक स्तर पर पहुंच गया। इस क्षण उसे अपने पूरे शरीर में एक नाटकीय परिवर्तन का अनुभव हुआ। उसके सभी आंतरिक अंग और प्रत्येक नाड़ी अब पूरी तरह से परिपक्व हो चुके थे। उन्होंने आधिकारिक तौर पर ट्रिपल बन गेट्स का उद्घाटन कर दिया था। मानव शरीर रचना के अनुसार ट्रिपल बन को ऊपरी, मध्य और निचले बन में विभाजित किया गया है। प्रत्येक बन में एक गेट होता है जो सामान्यतः छिपा रहता है। केवल 6ठी कक्षा में पहुंचने पर ही ट्रिपल बन गेट्स बाहर निकाले जाते हैं। ऊपरी बन गेट में हृदय और फेफड़े स्थित होते हैं। मध्य बन द्वार में तिल्ली और आंत स्थित होते हैं। लोअर बन गेट में गुर्दे और मूत्र प्रणाली स्थित होते हैं। जब तीनों द्वार खुल जाते हैं तो ट्रिपल बन साफ हो जाता है। ऊपरी बन धुंध के समान है, इसके द्वार से क्यूई और रक्त शक्ति निरंतर प्रवाहित होती रहती है। मध्य भट्टी झाग के समान है, इसके द्वार से आध्यात्मिक शक्ति निरंतर प्रवाहित होती है। निचला बन एक चैनल की तरह है, इसके द्वार से जीवन शक्ति प्रवाहित होती है जो शरीर की क्यूई गतिविधि और परिवर्तन को नियंत्रित करती है। अब जबकि सू चेन ने 6ठी कक्षा के प्रारंभिक चरण में प्रवेश कर लिया है और ट्रिपल बन गेट्स खोल दिए हैं, आगे की सफलताओं के लिए उन गेट्स को एक एक करके बंद करना आवश्यक है। 1 द्वार बंद करो, 6ठी रैंक मध्यवर्ती। 2 द्वार बंद करो, 6ठी रैंक उन्नत। तीनों को बंद करें, हाफ सटे ग्रैंड मास्टर। उसके बाद एक सच्चा ग्रैंड मास्टर बनने के लिए व्यक्ति को अपनी आध्यात्मिक शक्ति का पोषण करना चाहिए, उसके आवश्यक स्तर तक पहुंचना चाहिए, एक ग्रैंड मास्टर की मनस्थिति को समझना चाहिए इत्यादि। केवल अनेक संयोगों के माध्यम से ही अंततः कोई वास्तविक ग्रैंड मास्टर बनने की राह पर अग्रसर हो सकता है। भाई सू चेन, आपने कमाल कर दिया, बधाई हो, शानदार। चलो खाना छोड़ो और आगे बढ़ते हैं, मूजिकिंग ने उत्साह से कहा। उन तीनों ने इस समय हॉटपॉट खाने की योजना बनाई थी। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि सू चेन अचानक इतनी तरक्की करेगा। लिनवानिक्सू और मूजिकिंग बेहद खुश थीं और उन्हें खाने की इच्छा नहीं थी। वे केवल सू चेन को उसकी साधना में सुधार करने में मदद करना चाहते थे। सू चेन ने लिनवानिक्सू और मूजिकिंग के गालों पर प्यार से चुंबन किया और हंसते हुए कहा, बेशक हम खाएंगे। इतनी ऊर्जा खर्च करने के बाद हम खाना कैसे छोड़ सकते हैं? तुम्हारा पति तुम्हें भूखा नहीं रहने दे सकता। चलो चलते हैं हॉटपॉट खाने। लिनवानिक्सू को अचानक एक विचार आया, पतिदेव, हॉटपॉट खाने से हमारी साधना में बाधा नहीं आनी चाहिए। मूजिकिंग की कल्पना उड़ान भरने लगी। ठीक है भाई सू चेन, मैंने शोरबा गरम कर दिया है, मैं व्यंजन गरम कर देती हूँ, आप और बहन वानिक्सू साधना करते रहिए। बाद में हम छोटी मेज पर बैठेंगे, खेती करेंगे और साथ ही साथ हॉटपॉट भी बनाएंगे, बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं होगा। दोनों महिलाओं की बातें सुनकर सू चेन मुस्कुराया। ठीक है,
तुम दोनों पत्नियों के साथ मैं सचमुच भाग्यशाली हूँ। प्रतिदिन ऐसे महान साधना लाभों का आनंद लेना एक सम्राट का जीवन भी मेरे जीवन जितना सुखद नहीं है। हाँ, सुबह 5:30 बजे, क्योंकि सभी प्रतियोगियों को 7 बजे अखाड़े में प्रवेश करना होता है। सू चेन, लिन वानिक्सू और मुजिकिंग नहाने और कपड़े पहनने के लिए उठ गईं। सू चेन के कपड़े पहनने के बाद लिन वानिक्सू एक भाग्य का ताबीज लेकर आई जो उसने खरीदा था और जो एक असली दाववादी ताबीज जैसा दिखता था। पतिदेव, मैं इस ताबीज को आपके बाएं हाथ पर 502 ग्लू से चिपका दूंगी। इससे आपकी लड़ाई में कोई बाधा नहीं आएगी, बल्कि आपका भाग्य बढ़ेगा। गुरु ने कहा है कि यह आशीर्वादित है, ये चमत्कार करता है। 2 अध्याय 543 नायकों की प्रतियोगिता आधिकारिक तौर पर शुरू। डिंग, बधाई हो मेज़बान, अब आपके सामने एक विकल्प है। पहला विकल्प, लिन वानिक्सू को अपने बाएं हाथ पर ताबीज लगाने की अनुमति दें। इनाम, मेजबान सीधे झांक दाओलिंग के शरीर को मजबूत करने वाले 5 पन्नों के स्वर्ण शास्त्र की दूसरी परत का अभ्यास कर सकता है। विकल्प 2, ताबीज चिपकाने से इनकार करें। इनाम, मेजबान को स्वर्गीय भले के लिए मध्यवर्ती साधना तकनीक प्राप्त होती है। पहले विकल्प ने स्वर्णिम धर्मग्रंथ के 5 पृष्ठों की दूसरी परत को पुरस्कृत किया। जब उसने पहली परत पूरी कर ली तो सू चेन को पहले से ही यह महसूस होने लगा था कि वह 5वें रैंक के मध्यवर्ती स्तर पर 6ठे रैंक के मध्यवर्ती स्तर के प्रतिद्वंद्वी से लड़ सकता है। दूसरी परत को विकसित करने के बाद क्या वह ग्रैंडमास्टर स्तर से नीचे अद्वितीय नहीं हो जाएगा? यह इनाम बहुत लुभावना था। दूसरे विकल्प ने स्वर्गीय भाले के लिए मध्यवर्ती साधना विधि को पुरस्कृत किया। दिव्य भाले की प्रारंभिक साधना विधि वास्तव में बेहद कठिन थी। जब अद्वितीय अधोलोक युद्ध कौशल का प्रयोग किया जाता था तो युद्ध शक्ति में मिलने वाला अतिरिक्त लाभ भयावह होता था। यदि यह मध्यवर्ती स्तर का होता तो इसकी युद्ध क्षमता और भी भयावह होती। हालांकि ये केवल एक मार्शल स्किल बोनस था, जबकि गोल्डन स्क्रिप्चर के 5 पन्ने सीधे उसके शरीर को मजबूत बनाते थे, जिससे वह हर तरह से बेहतर हो जाता था। इसके अलावा यह एक ऐसा भाग्यशाली ताबीज था जिसे वाइफ वानिक्सू ने खास तौर पर खरीदा था। अगर वह इसे नहीं लगाता तो वाइफ वानिक्सू असहज महसूस कर सकती थी। ये कुछ ऐसा था जैसे उसकी माँ उसे घर से निकलने से पहले रास्ते में कुछ और उबले अंडे ले जाने के लिए कह रही हो। अगर वह उन्हें नहीं ले जाता तो उसकी माँ नाखुश हो जाएगी। तो सू चेन ने तुरंत अपना फैसला कर लिया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और लिन वानिक्सू की ओर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं अपनी पत्नी की बात मानूंगा। लिन वानिक्सू ने तुरंत खुशी खुशी ताबीज को सू चेन के बाएं हाथ पर चिपका दिया। चिपकाते समय वह कुछ अस्पष्ट शब्द बुदबुदाए। ये बहुत ही वास्तविक लग रहा था। डिंग, बधाई हो मेजबान, आपने सही चुनाव किया है। आपको विशेष रूप से झांक दाओलिंग के शरीर को मजबूत करने वाले 5 पन्नों के स्वर्ण शास्त्र की दूसरी परत को सीधे प्राप्त करने की क्षमता से पुरस्कृत किया जाता है। होस्ट, क्या आप इसे तुरंत सक्रिय करना चाहेंगे? मैं इसे बाद में सक्रिय करूंगा। पत्नी वानिक्सू इस समय ताबीज को उसके शरीर पर चिपका रही थी। अगर वह इसे अभी सक्रिय कर दे और उसकी त्वचा अचानक छिल जाए तो क्या इससे पत्नी वानिक्सू और पत्नी जिकिंग डर नहीं जाएंगी? इसलिए वह नहाते समय इसे चालू कर देता था। हो गया। लिन वानिक्सू ने अपनी कृति को अत्यंत संतुष्टि के साथ देखा। उसने ताबीज को सू चेन के कपड़ों पर पूरी तरह से चिपका दिया, साथ ही उस पर एक सुरक्षात्मक परत भी चढ़ा दी। इस तरह अगर ताबीज पसीने के संपर्क में भी आता तो उस पर लगी सिंदूर की परत नहीं उतरती। वह सचमुच बहुत चतुर थी। ताबीज का मामला सुलझने के बाद लिन वानिक्सू और मुजिकिंग कमरे से बाहर निकल गए। जैसे ही वे बाहर निकले उन्होंने दरवाजे के बगल में एक अतिरिक्त रेफ्रिजरेटर देखा। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। दोनों महिलाएं अचंभित थीं। तभी सू यनुओ अपने कमरे से बाहर आए। लिन वानिक्सू और मुजिकिंग को देखकर वह मुस्कुराते हुए उनके पास गई और बोली, माँ, मौसी मू, आप दोनों बहुत अच्छी लग रही हैं। लगता है आपने रात का खूब आनंद लिया। क्या पर्याप्त भोजन है? अगर नहीं तो हम अगली बार और खरीदेंगे। ये कहते हुए सू यनुओ ने बड़े रेफ्रिजरेटर के दरवाजे पर थपथपाया और स्पष्ट रूप से मुस्कुराए। अगले ही पल सू यनुओ का पीछा करते हुए लिन वानिक्सू उसे पीटते हुए बोली, अरे छोटी बदमाश, अभी तक बड़ी भी नहीं हुई हो और अपनी बूढ़ी माँ को छेड़ने की हिम्मत कैसे हुई? देखो, मैं तुम्हारी कमर पर थप्पड़ मारती हूँ। और तुमने तो एक बड़ा फ्रिज भी इधर रख दिया। तुम क्या सोच रहे हो? ... सुबह का समय जीवंत वातावरण में बीता। सू चेन ने स्नानघर में ही शरीर को मजबूत बनाने वाले स्वर्ण शास्त्र के 5 पन्नों की दूसरी परत को सफलतापूर्वक सक्रिय कर लिया। ये वास्तव में एक ऐसी साधना तकनीक के रूप में अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरा जिसे जारी रखने के लिए शिखर ग्रैंडमास्टर भी अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार रहते थे। यह इतना शक्तिशाली था। इस क्षण उसने महसूस किया कि उसका पूरा शरीर उदात्तीकरण की प्रक्रिया से गुजर रहा है। उनकी योग्यता में एक बार फिर सुधार हुआ था। अब ग्रैंडमास्टर श्रेणी से नीचे के स्तर में उनका कोई सानी नहीं था। उन्होंने ये भी पाया कि हर सफलता के साथ उनकी त्वचा की एक परत उतर जाती थी, मानो उनका पुनर्जन्म हुआ हो।
त्वचा की एक और परत उतारने के बाद उसकी त्वचा और भी अधिक जैद जैसी चमकदार हो गई। पहले जब वह ग्लेज्ड गोल्डन बॉडी आर्ट नामक मार्शल स्किल का उपयोग करता था तो उसकी त्वचा पारदर्शी जैद जैसी चमक में बदल जाती थी, जो अविश्वसनीय रूप से क्रिस्टल जैसी साफ होती थी। इस समय वह धीरे धीरे उस दिशा में परिवर्तित हो रहा था। अगर मैं इस तकनीक का अभ्यास जारी रखूं तो शाश्वत युवावस्था कोई समस्या नहीं रहेगी। अपने शरीर के मजबूत होने और त्वचा के बेहतर होने के अलावा उन्होंने पाया कि उनका विकास फिर से हो गया था। वह इस दुष्प्रभाव से सचमुच आश्चर्यचकित था। उसने ये भी सोचा कि अगर वह 5वीं परत को सफलतापूर्वक विकसित कर ले तो क्या होगा। फिर कौन सी महिला उसे संभाल पाएगी। उस समय तक शायद उसे विशेष रूप से अति लोचदार अंडरवियर मंगवाना पड़ेगा, क्योंकि साधारण पैंट उसके लिए धीरे धीरे अनुपयुक्त होती जा रही थीं। बहुत तेजी से विकास होने के अपने कुछ छोटे मोटे नुकसान भी थे। नाश्ते के दौरान सू चेन ने अपनी साधना को छिपाने के लिए साधना तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि आज प्रतियोगिता थी और निष्पक्षता के हित में आयोजन समिति ने किसी से भी अपनी साधना को छिपाने की अपेक्षा नहीं की थी। इसलिए जब सू ये, लिन काइवू और अन्य लोगों ने सू चेन को देखा तो वे पूरी तरह से चौंक गए। बेटे, तुमने 6ठी रैंक हासिल कर ली है। साथ ही मैंने पाया है कि तुम्हारी वर्तमान युद्ध क्षमता केवल 6ठी कक्षा के प्रारंभिक स्तर की नहीं है। ये बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत। चेन, सचमुच कमाल। कल रात तारांकन खांसी, कमाल कमाल। वुशेंगी पूरी तरह से हैरान रह गया। पिछली बार जब उसने सू चेन के साथ मुकाबला किया था तो उसे लगा था कि सू चेन उसे हरा नहीं सकता। अब सू चेन को इस हालत में देखकर उसके मन में वह विचार नहीं रहा, क्योंकि इस समय सू चेन से निकलने वाली आभा सचमुच बेहद शक्तिशाली थी। यहाँ तक कि 6ठे दर्जे का उन्नत मार्शल आर्टिस्ट भी सू चेन को कम आंकने की हिम्मत नहीं करेगा। उसने दबी आवाज में आह भरी। ये दोहरी साधना तकनीक इतनी शक्तिशाली क्यों है। उन्हें ये तकनीक पहले सू चेन से मिली थी, लेकिन शर्म के कारण उन्होंने अभी तक कू कियाओहुई के साथ इसका अभ्यास नहीं किया था। अब ये देखकर कि सू चेन ने महज एक रात की साधना के बाद सीधे 6ठे ग्रेड के प्रारंभिक चरण में प्रवेश कर लिया था और उसकी युद्ध शक्ति में काफ़ी वृद्धि हुई थी, उसने फैसला किया कि आज रात उसे कू कियाओहुई के साथ इस दोहरी साधना तकनीक का अभ्यास करना ही होगा। उनके दामाद पहले से ही 6ठी कक्षा के प्रारंभिक चरण में थे और उन्हें बहुत अधिक दबाव महसूस हो रहा था। उन्हें जल्दी से ग्रैंड मास्टर का दर्जा भी हासिल करना था। सू चेन ने जानबूझकर इस समय अपनी ताकत का प्रदर्शन किया, इसलिए उसने अपनी सारी ऊर्जा और रक्त शक्ति को मुक्त कर दिया। अगर वह अपनी ची और रक्त शक्ति को प्रकट नहीं करता तो दूसरे उसे केवल 6ठे दर्जे के प्रारंभिक चरण के मार्शल आर्टिस्ट के रूप में ही देखते और यह नहीं जान पाते कि वह वास्तव में कितनी गहराई से छिपा हुआ है। प्रतियोगिता से ठीक पहले सू चेन का स्तर बढ़ गया और उसकी युद्ध शक्ति में काफ़ी सुधार हुआ, जिससे पूरा परिवार बहुत खुश हुआ। सभी ने खुशी खुशी नाश्ता किया और फिर साथ मिलकर प्रतियोगिता स्थल की ओर चल दिए। आज चूंकि ट्रांटी सिटी में बहुत अधिक लोग थे, इसलिए पूरे शहर में निजी कारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और यात्रियों के परिवहन के लिए सार्वजनिक बसों का समान रूप से उपयोग किया जा रहा था। सू चेन और उनके परिवार का इलाका प्रतियोगिता स्थल के बहुत करीब था, 10 मिनट की पैदल दूरी। आज सू चेन के पूरे परिवार ने एक जैसे एथलेटिक कपड़े पहने थे, जिसमें बिग ट्रेजर और लिटिल ट्रेजर भी शामिल थे, जिन्होंने अपने जैसे चमकीले लाल रंग के एथलेटिक कपड़े पहने थे। उनके परिवार के सभी 16 सदस्य एक जैसे चमकीले लाल रंग के एथलेटिक कपड़ों में सजे हुए बहुत ही आकर्षक लग रहे थे। हे भगवान, उस परिवार के लोग कितने शानदार दिखते हैं। अध्याय 544 एल्डयान चौंक गए। सू चेन, तुमने सफलतापूर्वक शरीर को मजबूत करने वाले स्वर्ण शास्त्र के 5 पृष्ठों की दूसरी परत तक साधना कर ली है। सू नाम का कोई प्रतियोगी नहीं था, केवल 2 प्रतियोगियों का उपनाम सू था। एक का नाम सू चेन था, दूसरे का सुमिंग। सू चेन, सुमिंग, इनके बारे में ज़्यादा सुना नहीं है। चैंपियन बनने की दौड़ में दोनों में से कोई भी प्रबल दावेदार नहीं है। अगर खूबसूरती को युद्ध शक्ति माना जाता तो सू खिताब के लिए दावेदार हो सकता था। अफसोस, यह ऐसा युग है जहां ताकत ही सही होती है। उम्मीद है कि इस खूबसूरत सू की आज बुरी तरह पिटाई नहीं होगी। उस रात के बाद से जब सू चेन के परिवार ने एली हिल्टन द्वारा भेजे गए 12 काले वस्त्रधारी उच्च स्तरीय ग्रैंड मास्टर्स का सफाया कर दिया था, तब से वे बेहद ही गुप्त रूप से रह रहे थे। पिछले कुछ दिनों में कई प्रतियोगी बहुत मुखर रहे। उन्होंने हीरोज प्रतियोगिता ऐप पर व्यक्तिगत खाते खोले और हर संभव आकर्षक तरीके से फॉलोअर्स को आकर्षित करने के लिए अपडेट पोस्ट किए। ये और शियाओ परिवारों के प्रतिभागियों ने भी समर्पित टीमों द्वारा संचालित खाते खोले। उनके फॉलोअर्स की संख्या पहले ही 200 मिलियन तक पहुंच चुकी थी। दोनों परिवार जब भी मौका मिलता अपने उत्पादों का प्रचार करते थे। उदाहरण के लिए, आज सुबह येस ब्रांड के ओट्स खाए, पौष्टिक और स्वादिष्ट। येस ब्रांड के ओट्स तुरंत वायरल हो गए। लाइव सेलिंग के फायदों का अनुभव करने के बाद लगभग हर अकाउंट धारक प्रतियोगी ने दिन में कई बार अपने फीड को अपडेट किया। वे हर कुछ दिनों में सेल लगाते थे। कुछ महिला प्रतियोगियों ने तो सामान बेचने के लिए लाइव स्ट्रीमिंग भी की।
उनकी बिक्री जबरदस्त हुई। ये क्रेज केवल 3 दिनों तक चला। सामान मिलने पर उन्होंने पाया कि वे रोजमर्रा की वस्तुओं से अलग नहीं थे, और कुछ लोगों को तो नकली सामान भी मिला। किसी ने पूछा, क्या प्रतिभाशाली लोग अब प्रशिक्षण नहीं लेते? क्या वे सब यहाँ सामान बेच रहे हैं? एक अन्य व्यक्ति ने खेद व्यक्त करते हुए कहा, कभी सोचा भी नहीं था कि मार्शल आर्ट के धुरंधर भीख मांगने पर मजबूर हो जाएंगे। कृपया उनकी बची खुची गरिमा को बचाए रखें। ड्रैगन कंट्री के सू चेन को देखिए, वह तो अपना निजी खाता भी नहीं खोलते, बिक्री के लिए तो वे रोजाना लोगों के सामने आना भी नहीं चाहते। वे सच्चे मार्शल आर्ट के धुरंधर हैं, स्वाभिमानी और पैसे के पीछे न झुकने वाले। स्ट्रीमिंग और बिक्री के लिए आना बंद करें। जब तक मौका है तब तक अपना करियर बनाएं। पूरी दुनिया आपको देख रही है। ध्यान केंद्रित करें। प्रतिभाशाली लोगों, जो भी जीतेगा उसे मेरी तरफ से $100 मिलियन की स्पॉन्सरशिप मिलेगी। इस तरह की और भी आवाज़ें उठने लगीं। सच तो यह है कि प्रतियोगिता में भाग लेने वाले बहुत कम मार्शल आर्टिस्टों ने वास्तव में लाइव स्ट्रीमिंग की। हर कोई प्रतियोगिता से पहले अपनी ताकत बढ़ाना चाहता था और व्यक्तिगत मैचों में बेहतर प्रदर्शन करना चाहता था। लेकिन उनके कबीलों ने उनसे भोजन के दौरान लाभ के लिए तस्वीरें खींचवाने को कहा और वे इनकार नहीं कर सके। जैसे ही ये आपत्तियां सामने आईं, प्रतियोगियों ने बिक्री जारी रखने का साहस खो दिया। उन्होंने कुल पदोन्नति में सहयोग करने से इनकार कर दिया। कुछ लोगों ने तो दोबारा विज्ञापन देने के लिए मजबूर किए जाने पर भूख हड़ताल करने की धमकी तक दे दी। बहुत ही शर्मनाक। अंतिम दिन सभी प्रतियोगियों की सोशल मीडिया फीड बंद हो गई। आज का कार्यक्रम स्थल ट्रांसिटी सिटी का विशाल खुला स्टेडियम, जिसमें 1 लाख लोगों के बैठने की क्षमता है। 25 बड़े घेरे स्थापित किए गए। पहले दिन 25 मुकाबले हुए, सभी एक साथ, जिनका 360 डिग्री का लाइव स्ट्रीम कवरेज किया गया। कई विशाल स्क्रीनों की बदौलत रिंग से दूर बैठे दर्शक भी विशाल LCD पैनलों पर हर मैच को लाइव देख सकते थे। आज भारी भीड़ थी। स्टैंडों को देश के अनुसार जोन में विभाजित किया गया था। दर्शकों को अपने देश के सेक्शन में प्रवेश करने के लिए केवल राष्ट्रीय पहचान पत्र दिखाना आवश्यक था। प्रतियोगियों और परिवार के सदस्यों के लिए एक विशेष मार्ग बनाया गया था, लेकिन प्रत्येक प्रतियोगी अपने साथ केवल 2 परिवार के सदस्यों को ही ला सकता था। लिन वानिक्सू ने सू चेन से कहा कि वह सू के पिता और सू की माता को विशेष मार्ग से ले जाकर पहले स्टैंड में सीटें दिला दे। विदा होने से पहले सू जिहान और 5 बहनों के साथ साथ बिग ट्रेजर और लिटिल ट्रेजर ने भी सू चेन के लिए जयकार की। अपनी पत्नी, बच्चों और ससुराल वालों से अलग होने के बाद सू चेन अपने पिता सू और माता सू को यान जेंगजुन से मिलवाने ले गया। यान जेंगजुन के बगल में 2 अन्य लोग खड़े थे, एक पीक ग्रैंड मास्टर स्तर का बुजुर्ग व्यक्ति और एक 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति। यान जेंगजुन ने उनका परिचय देते हुए कहा, एल्डर शियाओ, ये हैं सू चेन, ड्रैगन कंट्री के उभरते सितारे। ये हैं सू ये, शिक्षा उप मंत्री और सू चेन के पिता। और ये हैं सू चेन की माता, शियाओ युक्सियू। सू ये, सू चेन, ये ड्रैगन देश के शियाओ परिवार के शियाओ वानचेंग हैं और शियाओ परिवार का गौरव, शियाओ चूहे हैं। आपसी अभिवादन के बाद जियाओ वानचेंग ने सू चेन की ओर मुस्कुराते हुए कहा, सू चेन, मेरा बेटा जियाओ जिरोंग हमेशा तुम्हारे बारे में बात करता रहता है, तुम्हारी असाधारण प्रतिभा की प्रशंसा करता है। तुम्हें स्वयं देखकर यह बात साबित हो गई। महज 1 महीने में ही तुम एक साधारण व्यक्ति से 6ठी कक्षा के प्रारंभिक स्तर तक पहुंच गए हो। मैंने अपने जीवन में ऐसी असाधारण प्रतिभा कभी नहीं देखी। ये सुनकर यान जेंगजुन ने अपनी निगाहें सू चेन की ओर घुमाईं और उत्साह से पूछा, छोटे सू, तुमने 6ठी कक्षा के प्रारंभिक चरण में प्रवेश कर लिया है। बाहर भारी भीड़ थी, इसलिए सू चेन ने अपनी मार्शल रैंक को छुपाते हुए चुपचाप अपना ध्यान केंद्रित रखा। यान जेंगजुन को पता ही नहीं था कि उसकी पदोन्नति हो गई है। सू चेन मुस्कुराए, जी हाँ एल्डर यान, मैंने आज सुबह सफलता प्राप्त कर ली। इसके साथ ही उसने अपनी पदवी को छुपाने वाली कला को वापस ले लिया और उससे तुरंत ही 6ठे दर्जे के मार्शल आर्टिस्ट की आभा फैल गई। लेकिन उसने अपनी ची और रक्त शक्ति को प्रकट नहीं किया, इसलिए दूसरों को केवल 6ठे दर्जे के प्रारंभिक चरण के साधक का ही आभास हुआ, उसकी वास्तविक शक्ति का नहीं। सू चेन की पदोन्नति देखकर यान जेंगजुन इतना रोमांचित हुआ कि उसने लगभग सू चेन को गले लगाकर घुमा ही दिया। सौभाग्यवश 70 वर्षीय व्यक्ति को अपनी उम्र का एहसास हुआ और उन्होंने संयम बरतते हुए सू चेन के कंधे पर थपथपाया, शाबाश, उत्कृष्ट, शानदार। व्यक्तिगत मुकाबले को वार्म अप की तरह लें, रैंक मायने नहीं रखती। अपनी सुरक्षा करें, गंभीर रूप से घायल न हों। सू चेन के जवाब देने से पहले ही शियाओ वानचेंग हंस पड़ा। एल्डर यान, आप बहुत ज्यादा चिंता करते हैं। भाई सू चेन की असाधारण प्रतिभा के साथ इस मैदान पर वही दबदबा बनाएगा। जो भी उसे धमकाने की कोशिश करेगा उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। सू चेन, क्या तुम झांग दाओलिंग के शरीर को मजबूत बनाने वाले 5 पन्नों के स्वर्ण शास्त्र का अभ्यास कर रहे हो? हाँ, सू चेन ने खुले तौर पर जवाब दिया। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, कोई आश्चर्य की बात नहीं। आपने दूसरी परत को सफलतापूर्वक विकसित कर लिया होगा, है ना? हाँ। ये सुनकर यान जेंगजुन एक बार फिर सदमा से सू चेन को घूरने लगा।
यहाँ तक कि आमतौर पर शांत रहने वाला शियाओ चूहे भी पूरी तरह से आश्चर्यचकित होकर सू चेन को देखने लगा। वह जानता था कि शरीर को संयमित करने वाले सुनहरे शास्त्र के 5 पृष्ठ कितने भयावह थे। उन्होंने खुद पहली परत में महारत हासिल करने में 10 साल बिताए थे। वह अब दूसरी परत की ओर टटोल रहा था, लेकिन उसे अभी तक दरवाजा भी नहीं मिला था। यद्यपि परिवार के पूर्वज ने उन्हें यह विधि सिखाई थी, फिर भी सफलता व्यक्तिगत ज्ञान और शरीर की सीमाओं पर निर्भर करती थी। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि सू चेन ने पहले ही दूसरी परत की साधना में सफलता प्राप्त कर ली है। रुको, क्या सू चेन ने आज सुबह ही छठी कक्षा के प्रारंभिक चरण में प्रवेश नहीं किया था? शरीर को मजबूत बनाने वाले स्वर्ण शास्त्र के 5 पृष्ठों की दूसरी परत को साधना करने के लिए छठे दर्जे के मार्शल आर्टिस्ट की आवश्यकता होती थी। क्या सू चेन ने एक ही सुबह में शरीर को मजबूत करने वाले 5 पन्नों के स्वर्ण शास्त्र की दूसरी परत में महारत हासिल कर ली होगी? अध्याय 545 सू चेन द्वारा फैलाया गया कुत्ते का खाना खाना। ये तो बहुत ही भयानक है। क्या वह इंसान भी है? वह तो भगवान ही होगा, है ना? उसे पूरी उम्मीद थी कि प्रतियोगिता के पहले 5 दिनों में उसका सामना सू चेन से नहीं होगा। नहीं तो उसकी हार निश्चित थी। उसके परिवार ने उसके लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया था। यदि वह शीर्ष 5 में जगह बना लेता है तो उसे एक बेहद खूबसूरत पत्नी से नवाजा जाएगा। अपनी पत्नी की खातिर उसे शीर्ष 5 में जगह बनानी ही थी। वर्षों से वह साधना में लीन था और अब भी वह कुंवारा था। उसने कभी उस चीज का अनुभव भी नहीं किया था। जब यान झेंगजुन को पता चला कि सू चेन ने पंचपृष्ठ स्वर्ण पुस्तक के दूसरे स्तर की सफलतापूर्वक साधना कर ली है तो खुशी से उसके गाल कांप उठे। वह दिल खोलकर हंसा, सू चेन के कंधे पर थपथपाया और पूरे उत्साह के साथ सबको विशेष मार्ग की ओर ले गया। विशेष मार्ग से गुजरने के लिए कतार में लगने की जरूरत नहीं थी। बूढ़े यान ने सभी को गले में पहनने वाला पास वितरित किया। सू चेन और शियाओ चूहे के पास पर लिखा है, व्यक्तिगत प्रतियोगिता प्रतिभागी। सू चेन के माता पिता और शियाओ वानचेंग के पास पर लिखा है, व्यक्तिगत प्रतियोगिता परिवार का सदस्य। यान झेंगजुन ने पढ़ा, ड्रैगन कंट्री प्रतिनिधि। चलते चलते यान झेंगजुन ने सू चेन को बताया कि इस व्यक्तिगत प्रतियोगिता में ड्रैगन कंट्री से कुल 5 प्रतिभागी थे, 2 ये परिवार से और एक सू मिंग नाम का व्यक्ति। ये परिवार के 2 प्रतिभागियों को ये शाओपिंग और ये चांदकियू ने भेजा था। सू मिंग अकेले ही अंदर आया। यान झेंगजुन ने सू चेन को ये भी बताया कि हालांकि सू मिंग ने एक साधारण व्यक्ति की पहचान का इस्तेमाल किया था जिसका शाही राजधानी सू परिवार से कोई संबंध नहीं था, लेकिन उसने ये सत्यापित किया था कि सू मिंग वास्तव में एक विलक्षण प्रतिभा वाला व्यक्ति था जिसे शाही राजधानी सू परिवार द्वारा विशेष रूप से पाला पोसा गया था और बाहर रखा गया था। सू चेन ने सिर हिलाकर यह संकेत दिया कि वह समझ गया है। जब से उसके माता पिता शाही राजधानी आए थे तब से ये परिवार और हिल्टन परिवार परेशानी खड़ी कर रहे थे, लेकिन सू परिवार, जिसने उस समय उसके माता पिता को वहां से भगा दिया था, ने जरा भी हलचल नहीं मचाई थी। शुरू से अंत तक वे कभी भी उसके खिलाफ खड़े नहीं हुए थे। यहाँ तक कि जब पिछली बार उनके ससुर लिन काइवू का भव्य जन्मदिन था तब भी सू परिवार के लोग आए थे, लेकिन जब ये युवांचुन ने खुलेआम उन्हें उकसाया और अपने बेटे ये हाओयांग को उनसे लड़ने के लिए कहा तो सू परिवार के सदस्य चुप रहे। बाद में उसे पता चला कि वे चुपचाप समय से पहले ही चले गए थे। इस बार बाह्य लोक में पहुंचने के बाद उसने म्यूजिकिंग से ये भी सुना कि सू परिवार बहुत ही अजीब था। बाह्य लोक में पहुंचने से पहले बाह्य लोक में सू परिवार के सभी लोगों को ड्रैगन सिटी में स्थित सू परिवार के अड्डे पर वापस बुला लिया गया था और उन्होंने अपने द्वार बंद कर लिए थे और एकांत में रह रहे थे। इस बार तो सू मिंग के भाग लेने आने पर भी सू परिवार का एक भी ग्रैंड मास्टर उनके साथ नहीं आया। ऐसा क्यों था? क्या ऐसा हो सकता है कि वे सू चेन के रूप और शक्ति से इतने भयभीत हो गए हों कि उन्होंने हमेशा के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए हों? क्या उन्हें इस बात का डर था कि वह और उसके माता पिता बदला लेंगे? सू चेन ने अपना सिर हिलाया, इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। सू परिवार के बारे में वह अपने पिता के बोलने का इंतजार करता था। उसके पिता जो भी करने को कहते थे वह वही करता था। फिलहाल उनके पास सू परिवार के मामलों में पढ़ने का समय नहीं था। इस बार उसे प्रतियोगिता के मंच पर हिल्टन परिवार के सभी सदस्यों को हराना होगा। वह हिल्टन परिवार को यह बता देगा कि उससे, सू चेन से, खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। विशेष मार्ग से प्रवेश करने के बाद प्रतिभागियों को प्रतियोगिता स्थल के केंद्र में स्थित बड़े मंच पर अन्य प्रतिभागियों के साथ इकट्ठा होना आवश्यक था। इस समय विशाल मंच चारों ओर से पर्दों से ढका हुआ था। अंदर रोशनी थी, लेकिन बाहर के लोग यह नहीं देख पा रहे थे कि अंदर क्या हो रहा है। जब सभी प्रतिभागी एकत्रित हो जाते और प्रतियोगिता के प्रारंभ होने का समय यानी रात के 8 बज जाते तो पर्दे धीरे धीरे उठते जिससे सभी दर्शक प्रतिभागियों को देख पाते। सू ये ने सू चेन के कंधे पर थपथपाते हुए गहरी आवाज में कहा, बेटा आगे बढ़ो। तुम्हारे पिता को तुम पर भरोसा है। अपने ऊपर किसी तरह का मानसिक दबाव मत डालो। चिंता मत करो पिताजी, मेरा मनोबल एकदम सही है। एक सुनियोजित व्यवस्था वाले सम्राट सू चेन को इस प्रतियोगिता में भाग लेने से जरा भी घबराहट नहीं थी।
अगर यह अतीत में हुआ होता तो शायद वह इतना घबरा जाता कि कांपने लगता, या शायद बोल भी नहीं पाता, या फिर असामान्य रूप से व्यवहार करता। वर्तमान और अतीत के बीच के अंतर को याद करते हुए सम्राट सू चेन को गहरी भावना का अनुभव हुआ। किसने सोचा होगा कि एक महीने बाद वह इतना शानदार हो जाएगा कि बिना किसी झिझक या घबराहट के वैश्विक मंच पर खड़ा हो सकेगा। अन्य लोगों को शायद ये काफ़ी अवास्तविक लगेगा। बेशक उसे यह नहीं लगेगा कि वह सपना देख रहा है, क्योंकि पिछले महीने का हर अनुभव उसके लिए बहुत वास्तविक था। शाओ वानचेंग ने भी शाओ चूहे को प्रोत्साहित करना समाप्त कर दिया था और सू चेन और शाओ चूहे एक साथ बड़े मंच की ओर चल पड़े। रास्ते में जियाओ चूहे ने सू चेन की बांह पर चिपका हुआ ताबीज देखा और आश्चर्य से पूछा, भाई सू, क्या आपने भाग्य का ताबीज पहना है? मेरी पत्नी ने मुझे पहनाया है। सू चेन ने अपना हाथ उठाकर अपना स्नेह जताया। कभी प्रेमिका न रखने वाले एक बूढ़े व्यक्ति शियाओ चूहे को ये सुनकर आंखों में जलन महसूस हुई। उसने जल्दी से अपनी आंखें ढंक लीं और दर्द से कहा, ओह, मेरी आंखों में दर्द हो रहा है। मेरी आंखों ने ऐसा खाना खा लिया है जो उन्हें नहीं खाना चाहिए था। छी! सू चेन को उसकी बातों पर हंसी आ गई। बातचीत के बाद सू चेन को पता चला कि शियाओ चूहे अभी भी अविवाहित है और इस बार वह व्यक्तिगत प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए केवल इसलिए सहमत हुआ क्योंकि शियाओ परिवार के बुजुर्ग पूर्वज ने अथक रूप से विनती की थी और अंत में उसे शीर्ष 5 में जगह बनाने पर इनाम के रूप में एक खूबसूरत प्रेमिका देने का वादा किया था। सू चेन पूरे रास्ते हंसती रही। जब जियाओ चूहे को पता चला कि सू चेन की 2 पत्नियां, 5 जुड़वां बेटियां और ड्रैगन फीनिक्स जुड़वां बच्चे हैं, तो वह ईर्ष्या से चिल्ला उठा और कसम खाई, इस बार तो मुझे शीर्ष 5 में आना ही होगा। प्रेमिका, पत्नी, बच्चे, सब कुछ एक ही साल में मिल जाएगा। भाई सू, क्या आपके पास एक से अधिक बच्चों को जन्म देने के लिए कोई गुप्त सुझाव हैं? मैं 5 बच्चों के जन्म का सपना भी नहीं देख सकती, इसके लिए बहुत भाग्य की आवश्यकता होती है। मैं ड्रैगन फीनिक्स जुड़वां बच्चे चाहती हूं ताकि हाओ अच्छा, जिसका अर्थ है अच्छा, जो स्त्री और पुरुष से मिलकर बना है, अक्षर पूरा हो सके। सू चेन ने अपनी बांह पर लगे भाग्य के ताबीज को थपथपाते हुए कहा, इसे देखो। एक से अधिक बच्चों का जन्म और ड्रैगन फीनिक्स जुड़वां बच्चों का होना दोनों इसी पर निर्भर करते हैं। भाग्य, बिल्कुल सही। एक से अधिक बच्चों का जन्म होना वाकई भाग्य की बात है। अगर महिला के 2 अंडे निकलने के समय पुरुष और महिला दोनों के बीच शारीरिक संबंध बनते हैं तो जुड़वां बच्चे होने की संभावना बहुत अधिक होती है। जब लिन वानिक्सू ने 5 बच्चों को जन्म दिया तो संयोगवश उसके शरीर से 4 अंडे निकले। इनमें से एक अंडाणु शुक्राणु के साथ मिलकर 2 निषेचित अंडों में विभाजित हो गया, जिससे 2 समान एक जाइगोटिक भ्रूण बने जो सू जेहान और सू यनुओ हैं। अन्य 3 अंडों का शुक्राणुओं के साथ संयोजन हुआ, जिससे 3 निषेचित अंडे बने जो 3 भ्रूणों में विकसित हुए, सू केक्सिन, सू युतोंग और सू योरू। एक से अधिक बच्चों के जन्म के लिए भाग्य एक पहलू है, दूसरी ओर पुरुष के सामान्य शुक्राणु बहुत सक्रिय और मजबूत होने चाहिए। क्योंकि निषेचन की प्रक्रिया में करोड़ों शुक्राणु विभिन्न बाधाओं को पार करते हुए अंडे के साथ जुड़ते हैं। ये बाधाएं विविध प्रकार की हैं। एक कमजोर अम्लीय कालकोठरी का नक्शा है। इस नक्शे को पार करने के बाद ही वे अगले चरण, एक लंबे मार्ग में प्रवेश कर सकते हैं। पहले कालकोठरी में नष्ट न होने और दूसरे में थकने के बावजूद उन्हें अभी भी तीसरे कालकोठरी में प्रवेश करने की आवश्यकता है, जो एक बेहद चिपचिपी कालकोठरी है। केवल तीसरे कालकोठरी में न फंसने पर ही वे आधिकारिक तौर पर उस स्थान में प्रवेश कर सकते हैं जहां उन्हें अंडा मिलेगा। ये तीनों कालकोठरी 99.99% शुक्राणुओं को नष्ट कर सकती हैं। इसलिए शुक्राणु की मजबूती बहुत महत्वपूर्ण है। शाओ चूहे ने अपना फोन निकाला और सू चेन की बांह पर बने भाग्य के ताबीज की तस्वीर खींची। मैं तस्वीर ले रहा हूँ। वापस जाकर मैं अपने परिवार से किसी ताओवादी गुरु से यह भाग्य का ताबीज बनवाऊंगा और फिर जब मैं अपनी प्रेमिका के साथ रहूंगा तो मैं इसे पहनूंगा ताकि मेरा भाग्य और भी अच्छा हो जाए। उम्मीद है कि मुझे एक साथ 2 सफलताएं मिल जाएं। अध्याय 546। ये परिवार का प्रतिभाशाली व्यक्ति बनाम सू चेन भाग 3। सू चेन में उसे यह बताने की हिम्मत नहीं हुई कि यह असल में महज एक भाग्यशाली ताबीज था जिसे उसकी पत्नी ने यूं ही बाहर से खरीद लिया था। उसे ये भी नहीं पता था कि यह हस्तलिखित है, पैरों से चित्रित है या किसी मुर्गी, बत्तख या हंस के पंजों से उकेरा गया है। सू चेन, अचानक एक आवाज सुनाई दी। सू चेन ने ऊपर देखा तो 2 लोग उसकी ओर आते हुए दिखाई दिए। एल्ड यान ने आज सुबह वीचैट के माध्यम से व्यक्तिगत प्रतियोगिता में भाग लेने वाले 50 प्रतिभागियों की तस्वीरें उन्हें भेजी थीं। इसलिए उसने एक नज़र में ही पहचान लिया कि उसकी ओर आने वाले लोग ये परिवार के ये युनझांग और ये शिचेंग थे और ये शिचेंग ने ही उसे पुकारा था। ये शिचेंग को उम्मीद नहीं थी कि सू चेन वास्तव में 6ठी कक्षा के प्रारंभिक चरण में पहुंच जाएगी। किसी ने सू चेन को कुछ ही दिन पहले देखा था और वह 5वीं कक्षा के उन्नत स्तर पर था। कुछ ही दिन बीते थे और सू चेन वास्तव में 6ठी कक्षा के प्रारंभिक चरण में पहुंच गई थी। मैं हूं। सू चेन के मन में ये परिवार के लोगों के प्रति कोई अच्छी भावना नहीं थी, इसलिए उसका लहजा तुरंत ही बहुत असभ्य हो गया। तुम्हें 6ठे रैंक तक पहुंचते देखकर मुझे राहत मिली है।
मैं सोच रहा था कि अगर तुम 5वें रैंक में ही रहते तो तुम हमारे प्रतिद्वंदी कैसे बन सकते थे। ये शिचेंग हंसा। उसकी आवाज़ में सू चेन के प्रति घृणा साफ झलक रही थी। जियाओ चूहे ने नाराज़गी से कहा, ये शिचेंग, क्या तुम भी अभी छठे मध्यवर्ती स्तर पर ही नहीं हो? इतना घमंड करने की क्या ज़रूरत है? वैसे भी तुम्हें देखकर लगता है कि तुमने छठे मध्यवर्ती स्तर तक पहुंचने के लिए शायद ड्रग्स का सहारा लिया होगा। एक प्रतियोगिता के लिए मार्शल आर्ट के अपने रास्ते को बर्बाद करना वाकई बहुत दयनीय है। तुम किसे दयनीय कह रहे हो? ये शिचेंग क्रोधित हो गया और शाओ चूहे के सामने दौड़ पड़ा। जियाओ चूहे को उससे ज़रा भी डर नहीं था। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और अपने से 10 सेंटीमीटर छोटे ये शिचेंग की ओर देखा। मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूँ। इसमें क्या बुराई है? ये युनझांग ने उग्र ये शिचेंग को पीछे खींचते हुए कहा, बस करो, यहाँ लड़ाई मना है। तुम्हारा जो भी मनमुटाव है उसे बाद में प्रतियोगिता के मंच पर औपचारिक रूप से सुलझा लो। ये शिचेंग ने पहले शियाओ चूहे और फिर सू चेन की ओर उंगली उठाई। मैं तुम दोनों को याद रखूंगा। बेहतर होगा कि तुम प्रार्थना करो कि मेरा सामना न हो, वरना मैं ये सुनिश्चित कर दूंगा कि तुम यहाँ से जिंदा न निकल पाओ। सू चेन ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, तुम्हारे पिताजी मुझे दादाजी कहते हैं, तो तुम मुझे क्या कहोगे? तुम्हें मुझे परदादाजी कहना चाहिए। परपोते, बेहतर होगा कि तुम अपने हिल्टन परिवार के मालिकों के पैरों को कसकर गले लगा लो और दिन भर दिवास्वप्न देखना बंद करो। जियाओ चूहे ने तुरंत ही अपमानजनक टिप्पणी करते हुए कहा, हिल्टन परिवार का चाटुकार। चलो कुछ भौंकते हुए देखते हैं। ये शिचेंग गुस्से से भड़क उठा था, लेकिन ये युनझांग ने उसे जबरदस्ती खींचकर दूर कर दिया। एक निश्चित स्थान पर पहुंचकर ये शिचेंग ने धीमी आवाज में गुस्से से कहा, चचेरे भाई, तुमने मुझे यहाँ से क्यों खींच लिया? उन दोनों कमीनों की हिम्मत कैसे हुई हमारे ये परिवार के बारे में इस तरह बोलने की? किस आधार पर? इनमें से कौन ऐसा है जिसे हमारे ये परिवार ने कुचला नहीं है? उनकी इतनी अकड़ कैसे हो सकती है? खासकर वो सू चेन। अब मुझे समझ आया कि तुम्हारे पिता और बाकी लोग उसे क्यों मारना चाहते हैं। ये आदमी हद से ज़्यादा घमंडी है, जो उसके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो क्या हुआ अगर वह सिर्फ छठी कक्षा के प्रारंभिक चरण तक ही पहुंच पाया? इसमें बड़ी बात क्या है? मुझे यकीन है कि उसने अपनी साधना में इतनी तेजी से प्रगति करने के लिए ड्रग्स भी ली होंगी। वह निश्चित रूप से कभी ग्रैंड मास्टर स्तर तक नहीं पहुंचेगा। ग्रैंड मास्टर बने बिना वह अंततः सिर्फ एक चींटी है। वह इतना सख्त होने का नाटक क्यों कर रहा है? ये युनझांग ने कहा, ठीक है, तुमने काफ़ी भड़ास निकाल ली। तुम वहां जाकर इस झगड़े में शामिल क्यों हुए? इस बार हमारा मिशन सिर्फ शीर्ष 3 में जगह बनाना ही नहीं, बल्कि सू चेन को मारना भी है। सू चेन को बाई परिवार के युवा स्वामी का समर्थन प्राप्त है, यह मत भूलना। अगर हमने बाई परिवार के युवा स्वामी को नाराज किया तो हमारा पूरा ये परिवार नष्ट हो जाएगा। सू चेन की बात करें तो उसे कम मत आंकिए। मुझे नहीं लगता कि उसने ड्रग्स लेकर सफलता हासिल की है। इसके विपरीत मुझे लगता है कि छठे रैंक पर पहुंचने के बाद वह और भी रहस्यमय बन गया है। हमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। ये युनझांग की बातें सुनकर ये शिचेंग ने खास तौर पर सू चेन की तरफ देखा, फिर जल्दी से अपना सिर वापस घुमा लिया ताकि सू चेन को पता न चले कि वह उसे देख रहा है। फिर उसने संदेह से पूछा, क्या सू चेन सचमुच इतना शक्तिशाली है? क्या आप भूल गए कि जब वह 5वीं उन्नत श्रेणी में था तो उसने एक उच्च स्तरीय ग्रैंड मास्टर को डराकर भगा दिया था? क्या वह फर्जी नहीं था? इंटरनेट पर लोगों ने पहले ही इसका खंडन कर दिया था और उसके बाद निम्न स्तर के मार्शल आर्टिस्टों द्वारा ग्रैंड मास्टर्स को हराने की कई कहानियां सामने आईं। मुझे नहीं पता कि बाकी बातें सच थीं या झूठ, लेकिन सू चेन और सू ये के बारे में लेख बिल्कुल सच है। परिवार के किसी सदस्य ने इसे अपनी आंखों से देखा था। सू चेन का पीछा करने वाला वह उच्च स्तरीय ग्रैंड मास्टर हिल्टन परिवार से था और वह उनके जैविक अनुसंधान संस्थान द्वारा निर्मित ग्रैंड मास्टर था। सू चेन के परिवार ने बिजली का इस्तेमाल करके उसे पूरी तरह से जलाकर राख कर दिया। ये शिचेंग ने गहरी सांस ली, उसके चेहरे से झुंझलाहट गायब हो गई और उसकी जगह गंभीरता आ गई। उसने कहा, चचेरे भाई, चिंता मत करो, मैं अब सू चेन को कम नहीं आंकूंगा। अच्छा, इस बार हमें प्रतियोगिता के मंच पर सू चेन को खत्म करने के लिए हिल्टन परिवार के साथ हाथ मिलाना होगा। ये हमारे ये परिवार के लिए हालात बदलने का मौका है और यह एक नाजुक क्षण है जो हमारे ये परिवार के अस्तित्व को निर्धारित करेगा। चचेरे भाई, चिंता मत करो, मैं समझ गया। क्या हमें हिल्टन परिवार के प्रतिभागियों को बताना चाहिए कि सू चेन छठी कक्षा के प्रारंभिक चरण में पहुंच चुकी है? ये युनझांग ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, कोई ज़रूरत नहीं। बेहतर होगा कि सू चेन पहले हिल्टन परिवार से लड़े और दोनों पक्षों को चोट पहुंचाए। फिर हमारा ये परिवार मौके का फ़ायदा उठाकर लाभ उठा सकता है। ये सुनकर ये शिचेंग ने ये युनझांग को अंगूठा ऊपर करके इशारा किया। शानदार चाल, चचेरे भाई। ठीक है, चलिए यिंगजी टोकन रजिस्टर करवा लेते हैं। ये युनझांग ने अपना यिंगजी टोकन निकाला और रजिस्ट्रेशन डेस्क की ओर चल पड़ा। ये शिचेंग ने उसका पीछा किया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह।
सू चेन की ओर से शियाओ चूहे ने उससे कहा, भाई सू, उनकी बातों से प्रभावित मत होइए। मुझे विश्वास है कि आप सचमुच बहुत शक्तिशाली हैं। मैं तो मन ही मन यही कामना कर रही हूं कि मुझे कभी आपके विरुद्ध प्रतिस्पर्धा करने का मन न करे, नहीं तो मैं निश्चित रूप से हार जाऊंगा। सू चेन ने कहा, वे तो ये परिवार के सिर्फ मस्खरे हैं। मैंने तो उनके चाचाओं और बड़ों को भी गंभीरता से नहीं लिया। उन्हें अपना प्रतिद्वंद्वी मानना तो दूर की बात है, वे इसके योग्य ही नहीं हैं। सू चेन की बातें सुनकर शाओ चूहे को राहत मिली, लेकिन उसे इस बात का भी डर था कि सू चेन ये परिवार की ताकत को नहीं जानता। उसने सू चेन से साफ कहा, भाई सू, आप ये शिचेंग को नज़रअंदाज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका सामना ये युनझांग से हो तो उसे गंभीरता से लेना। ये व्यक्ति बेहद चालाक है और वह जिस साधना तकनीक का अभ्यास करता है वह भी बहुत विचित्र है। उसे लड़ते हुए आज तक किसी ने नहीं देखा, क्योंकि जिन्होंने भी उसे लड़ते देखा वे सब मर चुके हैं। मैंने अपने चाचा से सुना है कि ये युनझांग बचपन में ही शाही राजधानी छोड़कर एक द्वीप पर गुरु से शिक्षा प्राप्त करने चले गए थे। कई लोगों ने उस द्वीप को खोजने की कोशिश की है, लेकिन वह मिल ही नहीं पाया है। मेरे चाचा ने मुझे विशेष रूप से ये युनझांग से बहुत सावधान रहने की चेतावनी दी थी। उन्होंने विश्लेषण किया कि जब ये युनझांग किसी पर हमला करता है और यदि वह उसे घायल कर देता है तो संभवतः उसमें कुछ ऐसे घातक तत्व होते हैं जो प्रतिद्वंद्वी के शरीर को नष्ट कर देते हैं। भले ही व्यक्ति उस समय न मरे, लेकिन कुछ समय बाद अचानक उसकी मृत्यु हो जाएगी। मेरे चाचा ने मुझे बताया कि अगर मेरा सामना ये युनझांग से होता है तो मैं सीधे आत्मसमर्पण करने का विकल्प चुन सकता हूं, या अगर मैं लड़ता हूं तो मुझे उसे कभी भी मुझे घायल नहीं करने देना चाहिए। शाओ चूहे की बातें सुनकर सू चेन ने भौहें चढ़ा लीं। क्या सच में दुनिया में ऐसी विचित्र साधना तकनीक मौजूद है? लेकिन दुनिया विशाल थी और वास्तव में इसमें हर तरह के चमत्कार मौजूद थे। वह किसी को कम नहीं आंकता था, लेकिन वह किसी से डरता भी नहीं था। अध्याय 547। सू चेन, तुम्हारी प्रजनन क्षमता इतनी प्रबल है, मेरे नौकर बन जाओ। अपनी बातचीत के बाद सू चेन और शियाओ चूहे अपने यिंगजी टोकन को पंजीकृत कराने के लिए पंजीकरण कार्यालय गए। अपने यिंगजी टोकन को पंजीकृत करने के बाद मार्शल आर्टिस्ट प्रतीक्षा करने के लिए मैदान पर निर्दिष्ट राष्ट्रीय क्षेत्रों की ओर चले गए। इस बार कुल 50 प्रतिभागी थे। अपनी जबरदस्त ताकत के कारण अकेले ग्रेट ईगल कंट्री ने 15 यिंगजी टोकन प्राप्त किए थे। ड्रैगन देश के पास 5 यिंगजी टोकन थे, शेर देश के पास 5, भेड़िया देश के पास 5 और बाघ दहाड़ देश के पास 5 थे। अन्य छोटे देशों को केवल एक एक यिंगजी टोकन मिला। कुछ तो इतने छोटे थे कि उन्हें कोई टोकन मिला ही नहीं, जिससे वे इस ग्लोबल हीरोज प्रतियोगिता की व्यक्तिगत प्रतियोगिता के लिए अपात्र हो गए। महज एक नज़र में ये पता चल जाता था कि बाह्य जगत में किस देश का सबसे अधिक प्रभाव है। सू चेन और शियाओ चूहे ड्रैगन कंट्री की टीम में शामिल हो गए हैं। ये युनझांग और ये शिचेंग सबसे आगे खड़े थे। सूमिंग भी आ चुका था और उनके पीछे हाथ बांधकर आंखें बंद करके आराम कर रहा था। सू चेन और शियाओ चूहे सूमिंग के पीछे पीछे चलकर आए। ड्रैगन कंट्री की स्थिति संयोगवश ग्रेट ईगल कंट्री के ठीक बगल में थी। ग्रेट ईगल कंट्री से 10 मार्शल आर्टिस्ट पहले ही आ चुके थे, जिनमें हिल्टन परिवार के 3 सदस्य शामिल थे, एली हिल्टन, लॉरेन हिल्टन और वॉली हिल्टन। लॉरेन और वॉली ने इंटरमीडिएट स्तर पर 6ठा स्थान प्राप्त किया, जबकि एली ने एडवांस स्तर पर 6ठा स्थान प्राप्त किया। एली हिल्टन ने हाल ही में पदोन्नति प्राप्त की थी। लॉरेन और वॉली आपस में बात कर रही थीं, लेकिन एली से नहीं। ये स्पष्ट था कि वे उसे बहिष्कृत कर रही थीं। अन्य 7 मार्शल आर्टिस्ट ग्रेट ईगल कंट्री के 2 अन्य प्रमुख वित्तीय दिग्गजों अर्थात सारेस परिवार और गीस परिवार के सदस्य थे। ग्रेट ईगल कंट्री में सारेस परिवार का प्रभाव हिल्टन परिवार की तुलना में कहीं अधिक मजबूत था और उनके 4 सदस्य थे। इनमें 6ठी रैंक की मध्यवर्ती स्तर की एक महिला मार्शल आर्टिस्ट, 6ठी रैंक का एक पुरुष मार्शल आर्टिस्ट और 6ठी रैंक की उन्नत स्तर की 2 अन्य पुरुष मार्शल आर्टिस्ट शामिल थीं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि चैंपियनशिप के शीर्ष दावेदार सभी ग्रेट ईगल कंट्री के प्रतिभागी थे। उनके पास 6ठे दर्जे के उन्नत मार्शल आर्टिस्ट थे और एक से अधिक। ड्रैगन देश से ये युनझांग, ये शिचेंग और शियाओ चूहे सभी 6ठे रैंक के मध्यवर्ती स्तर के थे, जबकि सू चेन 6ठे ग्रेड के प्रारंभिक चरण में थे। सू चेन और शियाओ चूहे के कतार में शामिल होने के बाद सारे इस परिवार के कई सदस्य आपस में बातचीत करने के लिए इकट्ठा हो गए। अंत में सारे इस परिवार की 6ठी श्रेणी की मध्यवर्ती महिला मार्शल आर्टिस्ट एलिसा सारेस ने सू चेन की ओर पुकारते हुए कहा, क्या तुम वही सू चेन हो जिसने हिल्टन परिवार को इतनी दयनीय स्थिति में छोड़ दिया था? सू चेन ने एलिसा सारेस की ओर देखा, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जिस तरह से उस महिला ने उसे देखा वह उसे अजीब लगा, जिससे वह नाखुश हो गया। अलीसा ने आगे कहा, सू चेन, मैंने सुना है कि तुम 5 बच्चों के पिता हो। तुम्हारी प्रजनन क्षमता तो वाकई बहुत अच्छी है। क्या तुम मेरे नौकर बनोगे? मैं गारंटी देती हूं कि इस व्यक्तिगत प्रतियोगिता में कोई भी तुम्हें नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं करेगा। अलीसा के बगल में खड़े सारे इस परिवार के तीनों सदस्यों के चेहरों पर दबी हुई मुस्कान और श्रेष्ठता के भाव थे। बेटे सारेस ने एली हिल्टन को चुनौती भरे अंदाज में देखा, मानो उनकी आंखें कह रही हों,
जिस तुच्छ व्यक्ति को तुम्हारा हिल्टन परिवार संभाल नहीं सका, उसे हमारा सारेस परिवार नौकर के रूप में रख लेगा। इस बार सू चेन बोला, लेकिन एलिसा से नहीं। इसके बजाय उसने अपने पीछे खड़े शियाओ चूहे से कहा, भाई शियाओ, ये औरत बहुत बदसूरत है। न छाती है, न कूल्हे, और चेहरा भी अजीब सा दिखता है। अगर यह मेरी नौकरानी बनना चाहे तो मुझे डर है कि मैं खाना भी नहीं खा पाऊंगा। क्या यह आपके टाइप की है? अगर आपको पसंद है तो मैं इसे आपको नौकरानी के रूप में दे दूंगा। जियाओ चूहे ने घृणा भरे भाव से तुरंत कहा, बहुत बदसूरत है। अगर वह मेरी नौकरानी होती तो मैं भी खाना नहीं खा पाता। नहीं, धन्यवाद, उसे किसी और के पास भेज दो। सू चेन ने अपना सिर खुजाते हुए कहा, ओह, मुझे तो सिर दर्द हो रहा है। प्रतियोगिता अभी शुरू भी नहीं हुई है और मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली होगा कि ग्रेट ईगल कंट्री के सारेस परिवार की एक महिला मार्शल आर्टिस्ट मेरी सेविका बनना चाहेगी। इससे मैं वाकई मुश्किल में पड़ गया हूँ। शाओ चूहे ने तुरंत जवाब दिया, भाई सू, क्या आपके पास कोई पालतू जानवर है? आपके पालतू जानवर के लिए एक नौकरानी ढूंढना अच्छा विचार हो सकता है। आखिर पालतू जानवरों की पसंद नापसंद हमसे अलग होती है, शायद उन्हें इस तरह की नौकरानी पसंद आ जाए। पालतू जानवर? मेरे घर में तो बस एक सुअर है, लेकिन वो भी बहुत नखरे वाला है। ऐसी बदसूरत नौकरानी के सामने तो वो भी नहीं खा पाएगा। अगर मेरा छोटा सुअर भूख से दुबला हो गया तो मेरी पत्नी मुझे पीटेगी। सू चेन ने गंभीरता से सिर हिलाते हुए कहा। उनके आसपास के लोग पहले से ही अपनी हंसी दबाने लगे थे, लेकिन ये देखते हुए कि दूसरी तरफ ग्रेट ईगल कंट्री का सारेस परिवार था, उन सभी ने अपनी हंसी रोकने की पूरी कोशिश की। सू चेन और शियाओ चूहे के बीच की नोकझोंक ने सारेस परिवार, विशेषकर एलिसा को सचमुच भड़का दिया था। उसने कमर पर हाथ रखकर गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, सू चेन, मैंने तुम्हें अपना नौकर बनाने का प्रस्ताव इसलिए दिया था क्योंकि मैं तुम्हारा बहुत सम्मान करती हूँ। ये तुम्हारे परिवार के लिए सम्मान की बात होगी। आपने सचमुच कहा था कि मैं आपकी नौकरानी बनना चाहती हूँ, और तुमने मुझे बदसूरत कहा, और तुमने तो ये भी कहा था कि एक सुअर भी मेरी तरफ देखेगा नहीं। घिनौना। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, एलिसा ने तुरंत अपनी ची और रक्त शक्ति को मुक्त कर दिया, जिससे स्पष्ट रूप से सू चेन को पीटने की मुद्रा बन गई। हालांकि उसके बड़े भाई बेटे सारेस ने उसे रोक लिया। यहाँ लड़ाई करना मना है। एलिसा ने गुस्से में सू चेन से कहा, मुझे तुमसे टकराने मत देना। अगर मैं टकरा गई तो मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगी। सू चेन ने शियाओ चूहे से कहा, भाई शियाओ, देखो वह नौकरानी कितनी गुस्सैल है। अच्छा हुआ कि हमने उसे अपने साथ नहीं लिया, वरना हमें उसे अनुशासित करने में अपनी ऊर्जा बर्बाद करनी पड़ती। भाई सू सही कह रहे हैं। फिर वे दोनों हंस पड़े और दूसरी बातों पर चर्चा करने लगे। सारे इस परिवार के सदस्य बेहद क्रोधित थे, लेकिन यहाँ द्वंद्वयुद्ध निषिद्ध था। यदि किसी ने पहले पहल की होती तो वह प्रतियोगिता में भाग लेने की अपनी पात्रता तुरंत खो देता। तो सारे इस परिवार के अन्य 3 सदस्यों ने सू चेन को ऐसे देखा जैसे वह मरा हुआ आदमी हो। फिर उन्होंने अपनी निगाहें हटा लीं और उसे देखना बंद कर दिया और अपनी छोटी राजकुमारी एलिसा को फुसलाने लगे। एली हिल्टन ने ये सब देखा और मन ही मन उपहास किया। सेरेस परिवार के लोगों, हे, आप हमारे हिल्टन परिवार को हंसी का पात्र बनते देखना चाहते थे, लेकिन अब आपकी नन्ही राजकुमारी खुद मजाक का पात्र बन गई है। नौकरानी वाला मजाक जल्द ही फैल जाएगा। सू चेन, अपना ये घमंड बरकरार रखो। बहुत बढ़िया। अब जब तुमने सारे इस परिवार की छोटी राजकुमारी को उकसा दिया है तो देखते हैं तुम इस प्रतियोगिता में कैसे टिक पाते हो। बस अपनी मौत का इंतजार करो। हालांकि ये शिचेंग और ये युनझांग ने कुछ नहीं कहा, लेकिन ये शिचेंग के चेहरे की मुस्कान से साफ पता चल रहा था कि वह दूसरों की पीड़ा पर प्रसन्न हो रहा था। कुछ ही देर में सभी प्रतिभागी आ गए और मेजबान हाथ में माइक्रोफोन लिए अंदर आया। जैसे ही सुबह के 8 बजे मंच के चारों ओर के पर्दे धीरे धीरे उठे और पूरा भव्य मंच सभी के सामने आ गया। तुरंत ही चारों ओर से उत्साह भरी जयकारें गूंज उठीं। क्योंकि वहां बहुत सारे लोग थे, इसलिए पूरे स्टेडियम के दर्शक दीर्घाएं 1 लाख लोगों से खचाखच भरी हुई थीं। हर सीट भरी हुई थी। इसके अलावा कई लोगों को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई क्योंकि बैठने की जगह नहीं बची थी। वे इस वैश्विक लाइव प्रसारण को केवल बाहर सड़कों पर लगी बड़ी LCD स्क्रीन के माध्यम से, साथ ही अपने फोन या टेलीविजन पर ही देख सकते थे। इस समय दुनिया का हर देश, चाहे वह महाशक्ति हो या भूभाग के एक छोटे से टुकड़े वाला एक नन्हा सा राष्ट्र, सभी टेलीविजन स्टेशन, ऑनलाइन वीडियो मीडिया और अन्य माध्यम इस ग्लोबल हीरोज प्रतियोगिता का सीधा प्रसारण कर रहे थे। अध्याय 548, वैश्विक सनसनी, विरोधियों को आकर्षित करना। ग्रेट ईगल कंट्री के नागरिकों, हमारी ग्रेट ईगल कंट्री में 15 लोग हैं। बहुत बढ़िया। हमारी ग्रेट ईगल कंट्री अजेय है। चैंपियन हमारी ग्रेट ईगल कंट्री से ही होना चाहिए। ड्रैगन देश के नागरिक, सू चेन। सू चेन सचमुच प्रतियोगिता में शामिल हो गया। हमारे महान सम्राट सू चेन के यहाँ होने से भले ही हमारे ड्रैगन देश में केवल 5 प्रतिभागी हों, विजेता निश्चित रूप से हमारे ड्रैगन देश का ही होगा। हमारे महान सम्राट सू चेन का ही होगा।
महान सम्राट सू चेन, महानतम शेरों का देश, क्या चैंपियनशिप जीतने के लिए ज़्यादा लोग होना ही काफ़ी है? चैंपियन तो हमारे शेरों के देश का है। जब शेर दहाड़ता है तो मैदान लाशों से भर जाते हैं। वुल्फ कंट्री, हे जाओ और अपने नारे लगाओ। फिर भी चैंपियनशिप निश्चित रूप से हमारी वुल्फ कंट्री की ही होगी। ... दर्शकों में सू ये और शियाओ युक्सियू प्रतियोगियों के परिवारों के लिए विशेष रूप से निर्धारित पारिवारिक सीटों पर बैठे थे। इस स्थान से पूरी प्रतियोगिता का सबसे अच्छा नज़ारा दिखाई देता था। बूढ़े सू, हमारे बेटे, देखो, शाओ युक्सियू ने भव्य मंच पर सू चेन की ओर उत्साहपूर्वक इशारा करते हुए सूये से कहा। मैंने उसे देख लिया है, इतना उत्साहित मत हो, सूये ने मुस्कुराते हुए कहा। बोलते समय उन्होंने तस्वीरें खींचने के लिए अपना फ़ोन निकालना नहीं भूला। शाओ युक्सियू ने उसे कोहनी मारी। क्या तुम भी उत्साहित नहीं हो? तुम तो तस्वीरें भी ले रहे हो। मैं भी तस्वीरें लेना चाहती हूँ ताकि बाद में उन्हें अपने ब्लॉग पर पोस्ट कर सकूँ। दंपति दोनों ने तस्वीरें लेना शुरू कर दिया। लिन वानिक्सू और मू जिकिंग इस समय सूजेहान की 5 बहनों बिग ट्रेजर, लिटिल ट्रेजर, लिन काइवू और अन्य लोगों के साथ ड्रैगन कंट्री के दर्शक दीर्घा में बैठे थे। जैसे ही भव्य मंच का पर्दा उठा, सू यनुओ उत्साह से खड़ी हो गई और चिल्लाई, पापा! मैं पापा को देख रही हूँ। पापा वहीं खड़े हैं। बोलते समय उसने अपना हाथ उठाया और भव्य मंच पर सू चेन की स्थिति की ओर इशारा किया। उनकी जगह मुख्य मंच से काफ़ी दूर थी, कमज़ोर दृष्टि वाले लोग वास्तव में स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएंगे। सू यनुओ की दृष्टि असाधारण रूप से तेज थी और उसने उसे एक नज़र में ही पहचान लिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि सू चेन ने उनके परिवार का चमकीला लाल ट्रैक सूट पहना हुआ था, जो बहुत ही आकर्षक था, इसलिए सू यनुओ ने उसे तुरंत पहचान लिया। लिन काइवू और अन्य लोगों की दृष्टि सू यनुओ जितनी अच्छी नहीं थी, इसलिए वे सभी देखने के लिए दूरबीन लेकर देखने लगे। मुझे चेन भी दिख रहा है। चेन आज बहुत जोश में दिख रहा है। वह ज़रूर जीतेगा। क्या चेन के पीछे खड़ा व्यक्ति शियाओ परिवार से है? वह कुछ वैसा ही दिखता है। वे देश के अनुसार पंक्तिबद्ध हैं। चेन के पीछे वाला व्यक्ति शियाओ परिवार से होना चाहिए, उसके आगे वाला व्यक्ति सू परिवार से होना चाहिए, और सबसे आगे खड़े 2 लोग ये परिवार के ये युनझांग और ये शिचेंग हैं। उनके बगल में आश्चर्यजनक रूप से ग्रेट ईगल कंट्री के लोग हैं, हिल्टन परिवार के वे बदमाश। इस बार चेन को उन्हें कुचलने के लिए अपने भारी मुक्कों का इस्तेमाल करना होगा। बिग ट्रेजर और लिटिल ट्रेजर सू चेन को बिल्कुल भी नहीं देख पा रहे थे, लेकिन इससे उन दोनों नन्हे बच्चों को ये जानने से नहीं रोका जा सका कि उनके पापा प्रकट हो गए हैं। उन्होंने अपने गोल मटोल छोटे हाथों को हिलाया और उत्साह से चिल्लाए, पापा टिल्ड। जीत ही जीत, हुश टिल्ड, ममहम्मर टिल्ड, या टिल्ड, डैडी टिल्ड, विस्मयकारी टिल्ड। आज जब दोनों छोटे बच्चों ने सू चेन के समान ट्रैक सूट पहने तो वे बेहद प्यारे लग रहे थे, मानो सौभाग्य के छोटे छोटे बंडल हों। कपड़े चुनते समय सूजेहान ने खास तौर पर अपने छोटे भाई और बहन के लिए एक जैसी टोपी और मोजे चुने थे। वे बहुत प्यारे लग रहे थे। टिल्ड। बड़ा खजाना मू जिकिंग के पास था और छोटा खजाना लिन वानिक्सू के पास था। दोनों नन्हे बच्चों की आवाज़ें सुनकर लिन वानिक्सू और मू जिकिंग दोनों मुस्कुराईं और उनके नन्हे चेहरों को चूमने के लिए अपना सिर नीचे झुकाया। उनके ठीक पीछे वाली पंक्ति में हुओ यिकिंग और बूढ़ी महिला जियांग बैठी थीं। इन 2 प्यारे बच्चों बिग ट्रेजर और लिटिल ट्रेजर को देखकर बूढ़ी मैडम जियांग मुस्कुराईं और हुआ यिकिंग से बोलीं, प्यारी किंग, देखो ये दोनों बच्चे कितने प्यारे हैं। खूब मेहनत करो और जब समय आएगा तो तुम्हारी बड़ी चाची तुम्हारे बच्चों की देखभाल में तुम्हारी मदद करेगी। हुओ यिकिंग ने अपने सामने बैठी सू यनुओ पर एक सरसरी नज़र डाली और कोई जवाब नहीं दिया। उसने मन ही मन सोचा कि उसने अभी तक सू यनुओ का दिल भी नहीं जीता था और उसकी बड़ी चाची पहले से ही उसकी देखभाल करने के बारे में सोच रही थी। हालांकि ऐसा लग रहा था कि वह इस बारे में सोच सकता है। उन्हें और सू यनुओ दोनों को साधना से प्रेम था और दोनों की प्रतिभाएं बहुत प्रबल थीं। भविष्य में उनके होने वाले बच्चों की मार्शल आर्ट प्रतिभा भी निश्चित रूप से बहुत प्रबल होगी। अनजाने में ही हुआ यिकिंग का मन उन दिनों की ओर चला गया था जब उसका और सू यनुओ का बच्चा 5, 10, 15 और 20 साल का होगा। अगर सू यनुओ को पता चल जाता कि वह क्या सोच रहा है तो वह निश्चित रूप से तुरंत उसकी जमकर पिटाई कर देती। लेकिन इस समय सू यनुओ के पास हुआ यिकिंग पर ध्यान देने का समय नहीं था। उसे ये भी नहीं पता था कि हुआ यिकिंग उसके पीछे बैठी है, क्योंकि उसका सारा ध्यान सू चेन पर ही केंद्रित था। भव्य मंच पर पर्दा गिरने से पहले ही वह अपनी बहनों के साथ प्रतियोगिता के बारे में उत्साहपूर्वक चर्चा कर रही थी, जैसे कि यह अनुमान लगाना कि सू चेन अपने पीके के लिए किसे चुनेगा, लड़ाई खत्म करने और प्रतिद्वंद्वी को हराने में कितना समय लगेगा, इत्यादि। भव्य मंच पर मेजबान ने ग्लोबल हीरोज प्रतियोगिता के व्यक्तिगत मैचों की अध्यक्षता शुरू की। उद्घाटन भाषण देने के बाद वे मुख्य विषय पर आगे बढ़े। उन्होंने भाग लेने वाले प्रत्येक सदस्य का नाम वर्णमाला क्रम में पढ़ना शुरू किया।
जिसका भी नाम पढ़ा जाता उस पर एक स्पॉटलाइट पड़ती, जिससे लाइव दर्शक और टीवी के सामने बैठे दर्शक दोनों ही प्रत्येक प्रतियोगी को सहज रूप से पहचान सकें। आयोजन स्थल पर सबटाइटल उपलब्ध नहीं थे, लेकिन टीवी पर सबटाइटल थे जिनमें प्रतियोगी का नाम सीधे उनके बगल में लिखा हुआ था। जब भी किसी प्रतियोगी का नाम पढ़ा जाता था, उस देश के नागरिक खुशी से झूम उठते थे और जयकारे लगाते थे। उनकी भावनाएं बेहद तीव्र थीं। जब सू चेन का नाम पढ़ा गया तो दर्शकों में से एक महिला ने एक बड़ा मेगाफोन निकाला और चिल्लाकर कहा, सू चेन, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। उसके चिल्लाने के बाद आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि गश्ती पुलिस उस महिला को अपने साथ ले गई थी। आखिरकार, अगर हर दर्शक चिल्लाने के लिए मेगाफोन का इस्तेमाल करे तो क्या पूरा हॉल शोरगुल से भर न जाए। विस्फोट। लाइव शो देख रहे सभी दर्शकों के फ़ोन पर एक संदेश आया, जोर से चिल्लाने के लिए मेगाफोन का इस्तेमाल मना है। नियम तोड़ने वालों को दर्शकों की सीटों से बाहर निकाल दिया जाएगा। जिन लोगों ने महिला को चिल्लाते हुए देखा था और जो उसकी नकल करना चाहते थे, वे सभी इस संदेश से स्तब्ध रह गए और उन्होंने तुरंत अपने हाथों में पकड़े हुए मेगाफोन नीचे रख दिए। अलीसा ने खास तौर पर पैसे देकर अपने समर्थकों को बुलाया था ताकि जब उसका नाम पुकारा जाए तो वे खड़े होकर उसका तय नारा लगाएं। लेकिन जब मेजबान ने उसका नाम लिया तो पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। उसने अपने द्वारा किराए पर लिए गए एजेंटों की ओर देखा। एजेंट ने असहायता से उसकी ओर कंधे उचकाए, अपने हाथ में मौजूद मेगाफोन की ओर इशारा किया और फिर पास में सुरक्षा के लिए तैनात गश्ती पुलिसकर्मियों की ओर इशारा किया। अलीसा को इसका मतलब समझ आ गया। गश्ती पुलिस दर्शकों को चिल्लाने के लिए मेगाफोन का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देगी। इससे अलीसा एक बार फिर बेहद गुस्से में आ गई। उसने अपना सारा गुस्सा सू चेन पर निकाला। ये सब सू चेन की गलती थी। अगर सू चेन के चमचे ने अभी अभी सू चेन, मैं तुमसे प्यार करती हूँ नहीं चिल्लाया होता तो उसके चमचे बाहर आकर वही नारा लगा सकते थे जो उसने खुद तय किया था। वह घृणित सू चेन, आपने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। बेहतर होगा कि मैं तुम्हारा चित्र बाद में बनाऊं। मैं ये सुनिश्चित करना चाहता हूं कि तुम पहले ही दिन बाहर हो जाओ। मेजबान द्वारा सभी प्रतियोगियों के नाम पढ़ने के बाद उन्होंने घोषणा की कि ग्लोबल हीरोज प्रतियोगिता आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है। अब हमारे 50 विशिष्ट प्रतियोगियों के लिए प्रतिद्वंद्वियों का मुकाबला करने के लिए हमारे सुपर कंप्यूटर का स्वागत कीजिए। 10 सेकंड की उल्टी गिनती। 10, 9, 8... जैसे ही होस्ट ने उल्टी गिनती शुरू की, स्टैंड में बैठे दर्शक और अपने टीवी के सामने बैठे दर्शक भी उत्साह से होस्ट के साथ उल्टी गिनती शुरू करने लगे। 3, 2, 1। अध्याय 549, सू चेन पी के हिल्टन की वंशावली। तीसरा अपडेट। मुख्य मंच पर लगी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन पर उल्टी गिनती समाप्त होते ही नामों की स्क्रीन पर तुरंत स्क्रॉल होना शुरू हो गई। वहां मौजूद सभी लोग उत्साह से खड़े हो गए, ये देखने के लिए उत्सुक थे कि कौन किसका सामना करेगा। घर पर लाइव प्रसारण देख रहे सूही ने अपने परिवार से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने को कहा कि सू मिंग का सामना सू चेन से न हो, क्योंकि अगर पहले दौर में सू चेन से उसकी मुलाकात नहीं होती तो सू मिंग निश्चित रूप से शीर्ष 4 में जगह बना सकता था। अगर वे शीर्ष 4 में जगह बना लेते हैं तो इस बार उनका सू परिवार ही जीतेगा। दूसरी ओर ये चांग कियू और ये शाओपिंग को उम्मीद थी कि सू चेन हिल्टन परिवार के किसी सदस्य से लड़ेगा। सू चेन और हिल्टन परिवार के सदस्य के बीच चाहे जो भी जीते, उनका ये परिवार ही विजयी होगा, क्योंकि सू चेन और हिल्टन परिवार के किसी सदस्य के बीच की लड़ाई निश्चित रूप से जानलेवा लड़ाई होगी। दोनों को गंभीर चोटें आएंगी। इससे उनके ये परिवार को लाभ होगा। मुख्य मंच पर मौजूद जियाओ चूहे चुप रहे। उनका पूरा ध्यान कुछ घबराहट के साथ लगातार स्क्रॉल हो रही बड़ी स्क्रीन पर टिका रहा। अपनी प्रेमिका के लिए वह उम्मीद कर रहा था कि उसे पहले दौर में सू चेन से नहीं लड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उसकी गर्लफ्रेंड बिल्कुल नहीं रहेगी। एलिसा सारेस ने सू चेन की तरफ देखा, फिर बड़ी स्क्रीन की तरफ देखते हुए मन ही मन चिल्लाई, सू चेन को बाहर निकालो। मैं चाहती हूं कि वो पहले ही दिन बाहर हो जाए। अभी तक तो किसी ने भी मुझे एलिसा सारेस को अपमानित करने की हिम्मत नहीं की है। जैसे जैसे पी के नामों के समूह सामने आते गए, पूरा आयोजन स्थल उत्साह से भर गया और मानो विस्फोट होने की कगार पर था। मेजबान ने उन्हें एक एक करके पढ़ा। वुल्फ कंट्री की अजी, लान कंट्री की फिना बेक के खिलाफ रिंग 1। ग्रेट ईगल कंट्री के अली हिल्टन का मुकाबला ग्रेट ईगल कंट्री की गुशान जिसी से रिंग 2 में होगा। ड्रैगन कंट्री के शियाओ चूहे का मुकाबला टाइगर रोर कंट्री के कोमोरा तोमोशी से रिंग 3 में होगा। ये सुनकर जियाओ चूहे ने बड़ी खुशी से सू चेन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, भाई सू, ये तो बहुत बढ़िया है। आपसे लड़ाई न होने का मतलब है कि मैं गर्लफ्रेंड पाने के एक कदम और करीब आ गया हूँ। सू चेन मुस्कुराया। क्या वह वाकई इतना डरावना था? भाई सू, मैं चलता हूँ। आपकी शानदार वापसी पर अग्रिम बधाई। सू चेन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं कामना करता हूँ कि आप अपनी पहली लड़ाई में सफल हों। अच्छा अच्छा, जियाओ चूहे मुस्कुराया और गलियारे की ओर चल पड़ा। क्योंकि रिंग नंबरों की घोषणा हो चुकी थी, इसलिए प्रतियोगियों को मैच की तैयारी के लिए 5 मिनट के भीतर अपनी निर्धारित रिंग तक पहुंचना आवश्यक था।
सभी रिंगों को मुख्य मंच से जोड़ने वाला एक पुल था जिससे सीधे वहां तक पहुंचा जा सकता था। मेजबान ने पढ़ना जारी रखा। ड्रैगन कंट्री की सू चेन, लॉरेन हिल्टन के खिलाफ रिंग 8। ये शिचेंग ने तुरंत सू चेन की ओर देखा, फिर अपनी नजरें हटाकर ये युनझांग के कान में कुछ फुसफुसाया। लॉरेन हिल्टन ने सू चेन की ओर एक नज़र डाली, फिर तिरस्कारपूर्ण मुस्कान दी। एली हिल्टन ने लॉरेन से कहा, लॉरेन, सू चेन को कम मत आंकना, वरना तुम अपनी जान गंवा सकती हो। हालांकि वह इन चचेरे भाइयों को नापसंद करता था, लेकिन सू चेन को और अधिक चोटें लगते हुए या यहाँ तक कि उसके चचेरे भाइयों द्वारा पीट कर मार डाले जाते हुए देखकर उसे बहुत खुशी होगी। लॉरेन हिल्टन ने एली को तिरस्कार भरी नज़र से देखा और कहा, मुझे तुमसे सीखने की ज़रूरत है। तुम नाजायज़ बच्चे, क्या तुम इसके लायक हो? अपने काम से मतलब रखो। अगर तुम इस बार चैंपियनशिप नहीं जीतते तो जब तुम्हारे परिवार का एक उच्च स्तरीय ग्रैंडमास्टर शव ड्रैगन कंट्री के हाथों में चला जाएगा तो मैं देखना चाहूंगा कि तुम इसका समाधान कैसे करोगे। बोलने के बाद लॉरेन ने एली की ओर देखना बंद कर दिया और रिंग 8 की ओर जाने वाले पुल की ओर बढ़ते हुए गलियारे की ओर चल पड़ी। एली ने लॉरेन को जाते हुए देखा और भयावह मुस्कान के साथ कहा, मैंने तुम्हें विनम्रता से याद दिलाया था, लेकिन तुमने इसे अनदेखा करना चुना। अगर बाद में अंगूठी पर तुम्हारी मौत हो जाती है तो इसमें मेरा कोई हाथ नहीं होगा। एली हिल्टन अपने प्रतिद्वंदी के नाम की घोषणा होते ही तुरंत अपने रिंग 2 में नहीं गए, क्योंकि वह ये देखना चाहते थे कि सू चेन किससे मुकाबला करेंगे। अब जब उसने देख लिया था तो वह अपनी रिंग 2 की ओर चल पड़ा। जैसे ही सू चेन जाने लगा, अलीसा ने उसका रास्ता रोकते हुए कहा, सू चेन, तुम खुशकिस्मत हो कि इस बार तुम्हारा मुकाबला मुझसे नहीं हुआ। मैं आशा करती हूं कि तुम आज का मैच जीतोगे, क्योंकि मैं तुम्हें अपने हाथों से मारना चाहती हूं। तुम मेरी हो, मुझसे पहले तुम्हें कोई नहीं मार सकता। सू चेन हंसते हुए बोला, तुम मरने के लिए इतने बेताब हो तो फिर मुझसे तब बात करना जब तुम शीर्ष 4 में जगह बना लो। अब मुझे माफ़ कीजिए। अलीसा एक तरफ हट गई और सू चेन के गुजर जाने के बाद ही उसे एहसास हुआ कि उसने इतनी आज्ञाकारी रूप से उसके लिए रास्ता क्यों बनाया था। शीर्ष 4, हे सू चेन, तुम तो सचमुच घमंडी हो। छठी कक्षा के शुरुआती स्तर के मार्शल आर्टिस्ट की तो शीर्ष 4 में आने का सपना देखने की हिम्मत ही नहीं। मैं तो इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। देखो तुम कितने घमंडी हो। लगता है मेरी तारीफ, जिसमें मैंने कहा था कि तुम्हारे 5 बच्चे हैं, ने तुम्हारा अहंकार बढ़ा दिया है। इतना बढ़ा दिया है कि अब तुम्हें खुद की पहचान भी नहीं रही। मुझे नहीं लगता कि तुम मुझसे मिल भी पाओगे। तुम्हारी प्रतिद्वंदी हिल्टन परिवार की लॉरेन है। हाँ, हिल्टन परिवार से तुम्हारी दुश्मनी को देखते हुए इस बार तो तुम्हारी मौत पक्की है। अगर तुम मेरे नौकर बन जाते तो मैं तुम्हें जिंदा रहने देती, लेकिन अब अगले साल इसी दिन तुम्हारी पुण्यतिथि होगी। ... जैसे ही सभी 50 प्रतियोगियों को उनके प्रतिद्वंद्वियों के साथ जोड़ा गया और प्रतियोगी और रेफरी दोनों अपने अपने रिंग में पहुंच गए, ग्लोबल हीरोज प्रतियोगिता का व्यक्तिगत स्पर्धा आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया। प्रत्येक रिंग में एक अत्यंत विस्तृत सुरक्षात्मक कवच लगा हुआ था जो जमीन और हवा दोनों को भेदता था। यहां तक कि पीक ग्रैंडमास्टर का पूर्ण शक्ति से किया गया प्रहार भी इस कवच को भेद नहीं सकता था। इससे प्रत्येक रिंग के चारों ओर मैच देख रहे दर्शकों की सुरक्षा सुनिश्चित हुई। इससे प्रतियोगियों को रक्षात्मक कवच के भीतर लड़ाई में अपनी पूरी क्षमता का भरपूर उपयोग करने का मौका भी मिला। इसके अतिरिक्त प्रत्येक रिंग में 2 इंटरमीडिएट ग्रैंडमास्टर रेफरी के रूप में तैनात थे। प्रतियोगिता में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए प्रत्येक रिंग के लिए रेफरी का चयन इंटरमीडिएट ग्रैंडमास्टर्स में से किया गया था, जो भाग लेने वाले प्रतियोगियों के देशों से नहीं थे। उदाहरण के लिए रिंग 8, जहां सू चेन थे, में ड्रैगन कंट्री और ग्रेट ईगल कंट्री के प्रतियोगी शामिल थे। दोनों रेफरी को मध्यवर्ती ग्रैंडमास्टर रेफरी में से यादृच्छिक रूप से चुना गया था, जो न तो ड्रैगन कंट्री से थे और न ही ग्रेट ईगल कंट्री से। सू चेन के रिंग के 2 रेफरी टाइगर रोर कंट्री और वुल्फ कंट्री के इंटरमीडिएट ग्रैंडमास्टर थे। दर्शकों में सू यनुओं और अन्य लोगों ने देखा कि सू चेन हिल्टन परिवार की लॉरेन से लड़ रहा है, और वे सभी अपनी ग्लो स्टिक लहराते हुए चिल्लाने लगे, पिताजी, आपको जीतना ही होगा। लॉरेन की खूब पिटाई कीजिए। पापा, जाओ, पापा को जीतना ही होगा। हिल्टन परिवार को उन्हीं की दवा का स्वाद चखाओ। पापा, आपकी पहली लड़ाई के लिए शुभकामनाएं। इस समय परिवार वाले हिस्से में बैठी जियाओ युक्सियू को थोड़ी चिंता हुई जब उसने देखा कि उसका बेटा छठी रैंक की मध्यवर्ती खिलाड़ी लॉरेन हिल्टन से लड़ रहा है। उसने सू ये का हाथ पकड़कर कहा, बूढ़े सू, क्या आपको लगता है कि हमारा बेटा यह मैच जीत पाएगा? मैंने लॉरेन की प्रोफाइल देखी है। हालांकि वह छठे रैंक का इंटरमीडिएट है, लेकिन उसकी ताकत बहुत ज़बरदस्त है। साथ ही वह वर्तमान हिल्टन परिवार के मुखिया का सबसे प्रिय पोता है, इसलिए उसके पास कई जादुई खजाने होने चाहिए। सू ये ने शियाओ युक्सियू के कंधे पर दिलासा देते हुए थपथपाया और कहा, चिंता मत करो, हमारा बेटा चैंपियनशिप जीतने वाला है, इसलिए वह निश्चित रूप से पहले मैच में नहीं हारेगा। भले ही लॉरेन के पास कई जादुई खजाने हों तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? क्या आप भूल गए हैं कि हमारे बेटे के पास अनगिनत रहस्य हैं?
बेवजह चिंता करना बंद करो और शांत हो जाओ। आज का मैच हमारा बेटा ही जीतेगा। अध्याय 550 युद्ध आधिकारिक रूप से शुरू होता है। इसी क्षण सू परिवार में सू यी ने देखा कि सू मिंग पहले मैच में सू चेन से नहीं लड़ रहा है और तुरंत बड़े हर्षोल्लास से चिल्लाया, सू फैंग, शराब लाओ। हमारी सफलता का जश्न मनाने का समय आ गया है। जी पिताजी। सू फैंग को लगा कि उसके पिता बहुत ही निर्णायक थे, क्योंकि उन्हें अभी अभी यह खबर मिली थी कि बाई परिवार की परी बाई लुओ ने प्रतियोगिता से कुछ दिन पहले हिल्टन परिवार की ओरा हिल्टन से मुलाकात की थी। ओरा हिल्टन कई वर्षों तक हिल्टन परिवार में गुमनाम रहे थे और हिल्टन परिवार के सभी सदस्य यही सोचते थे कि वह एक साधारण व्यक्ति हैं जो मार्शल आर्टिस्ट नहीं बन सकते। हालांकि सू परिवार से मिली जानकारी के अनुसार ओरा हिल्टन ब्लैक नाइट्स का स्वामी था और उसकी शक्ति एक अकल्पनीय स्तर तक पहुंच गई थी, जो किसी भी तरह से एक शिखर ग्रैंडमास्टर से कम नहीं थी। दरअसल उन्होंने और उनके पिता ने तो ये भी अनुमान लगाया था कि ओरा का स्तर ग्रैंडमास्टर स्तर से भी आगे निकलकर असाधारण स्तर तक पहुंच गया है। उन्होंने शुरू में सोचा था कि जैसे ही ओरा बाह्य क्षेत्र में पहुंचेगा वह सू चेन के पूरे परिवार को मार डालेगा। अप्रत्याशित रूप से बाई लुओ ने हस्तक्षेप किया। इसके बाद हिल्टन परिवार शांत हो गया और उसने सू चेन के परिवार पर हत्या के कोई और प्रयास नहीं किए। ये स्पष्ट था कि बाई लुओ और ओरा के बीच की बैठक सू चेन के बारे में ही रही होगी। सू चेन, जो सांसारिक मामलों में कभी दिलचस्पी न रखने वाली श्वेत परी को 2 बार अपने लिए हस्तक्षेप करने के लिए मजबूर कर सका, ने दिखाया कि श्वेत परी सू चेन को कितना महत्व देती थी। सौभाग्यवश सू चेन के प्रकट होने के बाद से उनके सू परिवार ने सीधे तौर पर उसका सामना नहीं किया था, अन्यथा इसके परिणाम वास्तव में अकल्पनीय होंगे। सू ये अपने मध्यवर्ती ग्रैंडमास्टर स्तर के साथ एक ही चाल में 5 उन्नत ग्रैंडमास्टरों को नष्ट कर सकता था। उसकी युद्ध शक्ति वास्तव में बहुत ही भयावह थी। ये शाओपिंग और ये चांग कियू ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में सफलता की मुस्कान देखी। फिर उन्होंने परिवार वाले हिस्से में बैठे सू ये और शियाओ युक्सियू की ओर देखा, फिर मुस्कुराए और फिर रिंग नंबर 8 पर बैठे सू चेन की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया। उन्हें उम्मीद थी कि इस बार सू चेन लॉरेन हिल्टन के हाथों मारा जाएगा, और अगर वह नहीं भी मरा तो कम से कम लॉरेन द्वारा उसकी दोनों भुजाएं तो उखाड़ दी जाएंगी। उसके बाद से वह बंद हो गया। इसी समय लोंगबो लिन की फार्मेसी की सभी दुकानों का नवीनीकरण किया गया था और प्रवेश द्वारों पर बैनर लगाए गए थे जो लिन की फार्मेसी के नए उत्पाद सूसू के लॉन्च की घोषणा कर रहे थे। यह उम्र बढ़ने के लक्षणों को कम कर सकता है, झुर्रियों को दूर कर सकता है और यहाँ तक कि उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को उलट भी सकता है। प्रवक्ता सू चेन थे। नारा था, चाहे आपकी उम्र 18 हो या 50, जब तक आप सूसू का इस्तेमाल करते हैं, सूसू आपको अगली सुबह उत्साह से भर देगा। बुढ़ापे को उल्टना अब कोई मिथक नहीं, सूसू इसे आसानी से हासिल करने में आपकी मदद कर सकता है। इन दुकानों में न केवल ये विज्ञापन प्रदर्शित किए गए, बल्कि लिन ने वीडियो ऐप्स पर विज्ञापन देने में भी भारी निवेश किया। विशेषकर जब दर्शक किसी विशेष वीडियो ऐप का उपयोग करके लाइव प्रसारण देखते थे और रिंग नंबर 8 पर सू चेन के मैच का चयन करते थे, तो सू चेन का सूसू विज्ञापन उसके बगल में सोच समझकर दिखाई देता था। विज्ञापन में सू चेन की तस्वीर, सूसू, अक्षर, सूसू एसेंस उत्पाद और एक सुंदर संदेश शामिल था। बुढ़ापे को उल्टना अब कोई मिथक नहीं है, सूसू आपको इसे आसानी से हासिल करने में मदद कर सकता है। रेफरी की सीटी बजते ही सू चेन और लॉरेन हिल्टन के बीच मुकाबला आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया। सू चेन, तुमने मेरे कुल के लोगों को मार डाला। आज मैं तुमसे इसका बदला तुम्हारे खून से लूंगा। लॉरेन हिल्टन दहाड़ उठी। मुझे खेद है कि आप इस पद के लिए पर्याप्त योग्य नहीं हैं। सू चेन ने शांत और गरिमापूर्ण लहजे में कहा, हम घमंडी, मेरे प्रकोप का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। आकाश का चील पंख फैलाता है। लॉरेन हिल्टन की आंखों में चमक आ गई। उसके हाथ चील के पंखों की तरह फैल गए और वह हवा में उछल पड़ा। आकाश का चील खरगोश को पकड़ता है। हवा में उछलने के बाद उसके हाथों में लोहे के 2 मजबूत दस्ताने प्रकट हो गए। उनके पंजे ठंडी रोशनी से चमक रहे थे, मानो तेज धार वाले ब्लेड हों जिससे हवा में सीटी बजने जैसी आवाज आ रही थी। स्विश स्विश। हालांकि लॉरेन हिल्टन का शरीर तेजी से नीचे की ओर झपटा और उसके हाथ सीधे सू चेन की ओर बढ़े। जैसे ही इन हाथों ने वार किया, दस्तानों से रक्त ऊर्जा फूट पड़ी, जो तेज धार वाले ब्लेड में बदल गई और तुरंत सू चेन की आंखों के सामने प्रकट हो गई। यह एक ग्रैंडमास्टर स्तर का खजाना है, स्काई ईगल क्लॉस। ये पंजे धातु और पत्थर को चीर सकते हैं। ग्रैंडमास्टर स्तर से नीचे का कोई भी मार्शल आर्टिस्ट अगर इनके वार से चकनाचूर हो जाएगा। आज सू चेन का खेल खत्म। ये देखकर दर्शकों में मौजूद मार्शल आर्टिस्ट चिल्ला उठे, सू चेन। सू परिवार के सदस्यों के दिल बैठ गए और वे सू चेन के बारे में चिंतित हुए बिना नहीं रह सके। ग्रैंडमास्टर स्तर के पंजे। सू चेन की आंखों में चमक आ गई और उसके होंठों के कोने पर एक ठंडी मुस्कान उभर आई। सिर्फ इस छोटी सी चाल से तुम्हें लगता है कि तुम मुझे चोट पहुंचा सकते हो। ताइची टू फॉर्म्स हैंड। सू चेन ने एक बड़ा कदम उठाया और उसका शरीर इस तरह मुड़ा कि वह लॉरेन हिल्टन के हमले से सीधे बच गया।
जैसे ही उनके शरीर एक दूसरे के पास से गुजरने वाले थे, सू चेन का बायां हाथ तेजी से आगे बढ़ा और सीधे लॉरेन हिल्टन के बाज के पंजे को पकड़ लिया। 4 औंस 1000 पाउंड को रोक सकते हैं। हालांकि सू चेन ने पूरी ताकत से खींचा और लॉरेन हिल्टन सू चेन के वार से हवा में उछल गईं। ये देखकर हिल्टन परिवार के मार्शल आर्टिस्ट स्तब्ध रह गए। महान वज्र मुट्ठी। जैसे ही उसने लॉरेन हिल्टन को हवा में उछाला, सू चेन का शरीर भी हवा में उछल गया। फिर उसने लॉरेन हिल्टन की ओर मुक्का मारा। टकराना। लॉरेन हिल्टन ने मुक्का पड़ने से पहले कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दी थी और उनके शरीर की हड्डियां लगभग टूट गईं। फिर उसे आसमान में बहुत ऊपर फेंक दिया गया। वूश। इसके बाद लॉरेन हिल्टन का शव नीचे उतारा गया। महान वज्र मुट्ठी। सू चेन फिर से उछल पड़ा। बूम बूम बूम। इस बार उन्होंने लगातार 1 दर्जन से अधिक मुक्के बरसाए। लॉरेन हिल्टन बुरी तरह से घायल हो गई और जमीन पर गिर पड़ी। युवा स्वामी लॉरेन स्पष्ट रूप से सू चेन से कहीं उच्च स्तर पर हैं, तो उन्हें इस तरह कैसे दबाया जा सकता है। ऐसा लगता है कि सू चेन ने अभी अभी लोंगगुओ की राष्ट्रीय मार्शल आर्ट ताई ची का इस्तेमाल किया है। ताई ची कहते हैं कि यह कोमलता से कठोरता पर विजय प्राप्त कर सकती है और इसमें 4 औंस से 1000 पाउंड को मोड़ने की चमत्कारी क्षमता है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यह सच है। सभी ने हैरानी जताई। तुम मेरी ताकत को कैसे खत्म कर सकते हो? लॉरेन हिल्टन उठने की कोशिश करते हुए अविश्वास भरी निगाहों से सू चेन को देख रही थी। तुमने धोखा दिया। अभी अभी उसने पूरी ताकत से हमला किया, जैसे कोई आकाशीय चील खरगोश को पकड़ती है, और उस हमले में ग्रैंडमास्टर स्तर के दस्तानों की शक्ति का भी इस्तेमाल हुआ। लेकिन सू चेन ने आसानी से उसकी बांह पकड़ ली, उसके प्रहार की शक्ति को निष्क्रिय कर दिया और उसे हवा में उछाल दिया, जिससे वह अपना संतुलन खो बैठा। महज एक गलती से वह कदम दर कदम हार गया और पूरी तरह से पलटवार करने में असमर्थ रहा। मेरी लोंगगुओ मार्शल आर्ट बहुत गहरी और व्यापक है, तुम इसे कैसे समझ सकती हो? सू चेन ने अपने हाथ पीठ पीछे बांधकर लॉरेन हिल्टन को शांत भाव से देखते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था, तुम्हारी ताकत मुझसे मुकाबला करने के लिए काफ़ी नहीं है। अगर तुम हार बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो घर जाओ और दूध पियो और कुछ साल और पढ़ाई करो। लॉरेन हिल्टन ने क्रोधित होकर कहा, सू चेन, इतना घमंड मत करो। मैं बस क्षण भर के लिए लापरवाह हो गई थी। अब मैं तुम्हें अपनी असली ताकत दिखाऊंगी। मैं तुम्हें तुम्हारे और मेरे बीच का फासला बता दूंगी। तुम मेरे हाथों की चींटी से ज्यादा कुछ नहीं हो। विस्फोटक मुक्का। लॉरेन हिल्टन ने धीमी आवाज में चिल्लाते हुए सू चेन की ओर मुक्का मारा। बूम। उसकी मुट्ठी रक्त ऊर्जा से फट उठी और वास्तव में एक आकाशीय चील में परिवर्तित हो गई, जिसने सू चेन की ओर छलांग लगाई। महान वज्र मुक्का। सू चेन ने एक मुक्के से हमले का जवाब दिया।